हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कॉलेज क्लासेस। आज हम करने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी की ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे और ये वाले क्वेश्चन से हमारा सिलेबस भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ड्यू सोल के स्टूडेंट हैं, इग्नू के स्टूडेंट हैं और एनसी वेब के स्टूडेंट हैं, आप कोई भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, अगर आपके पास इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम आज कर लेंगे अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी कंप्लीट, और आपके एग्ज़ाम में यही वाले क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से चाहिए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए, एंड आपको वीडियोज़ कैसी लग रही है ये भी बताइएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम करने वाले हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। What difference are observed in India, Russia and India-USA relation during the Cold War and the post Cold War? ठीक है, यानी कि शीत युद्ध और शीत युद्ध के बाद, ठीक है, यानी शीत युद्ध से पहले और शीत युद्ध के बाद के युग में भारत रूस और भारत और अमेरिका के संबंध में क्या अंतर देखा गया। ठीक है, हमें ये बताना है कि इंडिया और रशिया के रिलेशन कैसे हैं और इंडिया और यूएसए के रिलेशन कैसे थे। ठीक है, दोनों के साथ इंडिया के रिलेशंस जो थे वो कैसे बदले। इंडिया रशिया रिलेशन हैव अंडरगोन सिग्निफिकेशन चेंज ओवर द टाइम, एक्सप्लेन। भारत रूस संबंधों में समय के साथ बड़ा बदलाव आया। ठीक है, ये बताना है, यानी कि इंडिया और रशिया के मतलब जो टाइम पीरियड के साथ क्या वो बहुत चेंजेस आए, ये भी बताना है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्वेश्चन, यानी कि हमें देखो इंडिया रशिया के बारे में, रिलेशन के बारे में बताना है, इंडिया यूएस के रिलेशंस के बारे में बताना है, और दोनों के साथ इंडिया के रिलेशन कैसे बदले ये भी बताना है। ठीक है, पहले क्या था और अब क्या होगा, ये कंपैरिजन एक तरीके से। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहले के टाइम पे क्या था, जो दुनिया थी ना वो ये समझो कि दो हिस्सों में बटी हुई थी। ठीक है, एक तरफ था अमेरिका, दूसरी तरफ था रूस यानी सोवियत यूनियन। ठीक है, उस समय क्या हुआ था, भारत ज़्यादा रूस के करीब था। ठीक है, अमेरिका से क्या था, उतने अच्छे रिलेशंस नहीं थे उस टाइम पे, लेकिन बाद में जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई तो दुनिया पूरी तरीके से बदल गई। अब भारत ने क्या करा, रूस और अमेरिका दोनों के साथ क्या करा, अच्छे रिश्ते निभाए और बना रखे हैं अब। यानी पहले क्या था, भारत रूस के करीब था लेकिन अमेरिका से दूरी थी। बाद में क्या हुआ, भारत ने दोनों देशों के साथ अच्छे और मजबूत रिश्ते बना लिए। ठीक है, तो ये तो था हमारा एक छोटा सा इंट्रो। अब हम देखेंगे बच्चों शीत युद्ध काल में भारत और रूस के संबंध सबसे पहले देखने वाले हम। ठीक है, इंडिया रशिया रिलेशंस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा राजनीतिक और वैचारिक निकटता, यानी कि पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, यानी कि राजनीतिक और विचारधारा के नज़दीकी बतानी है हमें। ठीक है, तो देखो कोल्ड वॉर के समय क्या हुआ था, भारत और सोवियत संघ यानी कि रशिया के बीच क्या थे, अच्छे राजनीतिक रिश्ते थे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि दोनों देश एक जैसे सोच रखते थे। ठीक है, कि किसी देश की कॉलोनी नहीं होनी चाहिए, हर देश की आज़ादी मिलनी चाहिए। भारत भले ही देखो नॉन एलिमेंट यानी कि किसी गुट में ना शामिल होना की नीति पर था। ठीक है, उन्होंने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई थी। ठीक है, फिर भी वो यूएसएसआर के क्या था, बहुत ज़्यादा करीब था। अब देखो यूनाइटेड नेशन में जब कश्मीर का मुद्दा आया तो यूएसएसआर ने क्या करा, भारत का सपोर्ट किया था। ठीक है, कई बार यूएसएसआर ने क्या करा, इंडिया के फेवर में वीटो पावर का भी यूज़ किया। यानी दोनों देशों के बीच क्या था, भरोसा था और दोनों की दोस्ती क्या थी, स्ट्रोंग थी, और एक दूसरे की ये लोग हेल्प भी करते थे। नेक्स्ट हमारा जैसे डिफेंस एंड मिलिट्री कॉपरेशन, यानी कि रक्षा और सैन्य सहयोग। यानी कि देखो भारत ने अपनी बहुत सी मिलिट्री चीज़ें क्या थी, यूएसएसआर से ली थी। मतलब इंडिया ने क्या करा, रशिया से हथियार और मिलिट्री इक्विपमेंट्स लिए, जैसे मिग फाइटर जेट, टैंक्स, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट बात अब देखो,
1971 में क्या होता है, इंडिया पाकिस्तान वॉर में यूएसएसआर ने क्या करा था, इंडिया का सपोर्ट किया, ठीक है। और 1971 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, यानी कि इस ट्रीटी से क्या हुआ, दोनों देशों की दोस्ती और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई थी, ठीक है। यानी कि इंडिया की आर्मी क्या थी, वो स्ट्रेंथ बढ़ाने में यूएसएसआर का बहुत बड़ा रोल था। इंडिया की आर्मी की स्ट्रेंथ किससे बढ़ी है, यूएसएसआर की हेल्प की वजह से बढ़ी है, ठीक है। इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, यानी कि आर्थिक और औद्योगिक सहयोग। तो देखो यूएसएसआर ने क्या करा था, इंडिया की इकोनॉमी और इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में हेल्प की, ठीक है। यूएसएसआर क्या करता था, इंडिया की हेल्प करता था आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, ठीक है। मतलब जैसे इंडिया में कई बड़ी फैक्ट्रीज और प्रोजेक्ट यूएसएसआर की क्या मदद से बनी हैं। अब देखो बच्चों, इंडिया में ना एक भिलाई स्टील प्लांट बना था, यानी कि एक बना था भिलाई स्टील प्लांट, और इसको हिंदी में बोलते हैं भिलाई इस्पात संयंत्र, ठीक है। तो ये देखो, ये भी क्या था, ये भी रशिया की हेल्प से बना था, इंडिया में बना था। ये इसलिए बना था क्योंकि इस्पात यानी स्टील आप सभी समझते हैं, ठीक है। ये कारखाना बना था जो क्या था, छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई शहर में स्थित है, ठीक है। इसे भारत ने क्या करा था, रशिया की मदद से बनाया था। ये भारत के क्या था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी औद्योगिक विकास का एक बहुत बड़ा उदाहरण माना जाता है। इससे क्या था, देश में स्टील उत्पादन बढ़ने की मदद मिली थी। ये भी क्या था, रशिया की हेल्प से बना था, ठीक है। आप देखो फिर क्या हुआ कि इंडिया के 5 ईयर प्लान, यानी कि पंचवर्षीय योजना आप सभी ने सुना ही होगा, ठीक है। वो भी क्या था, यूएसएसआर का एक मॉडल था जो कि इंडिया ने फॉलो किया था, ठीक है। लो इंटरेस्ट लोन भी मिला, जिससे क्या था, इंडिया की ग्रोथ और भी ज़्यादा हुई। यानी कि जो इंडिया की इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी ना, उसमें यूएसएसआर का क्या बहुत बड़ा योगदान रहा है। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशन रिलेशन, यानी कि सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंध। इंडिया और यूएसएसआर के बीच देखो कल्चर और एजुकेशन का भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। मतलब कि देखो लोगों का ना एक्सचेंज होता है, ठीक है। आइडियाज़ नॉलेज शेयर होती है, तो ये क्या एक दूसरे से एक्सचेंज हो रही है ना चीज़ें। आप देखो कई इंडियंस कहते हैं स्टूडेंट्स थे जैसे, वो यूएसएसआर में क्या थे, पढ़ने जाते थे। रशियन लिटरेचर और साइंस इंडिया में आके पॉपुलर होता था, इसलिए मूवीज़ आर्ट एजुकेशन सब कुछ क्या था, चेंज होता रहता था एक दूसरे जगह से। दोनों देशों के बीच क्या थे, एक दूसरे की कल्चर को समझते और सीखते थे। यानी कि अब देखो आज भी इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट क्या यूएस जाके पढ़ते हैं, ठीक है। वहाँ से वो पढ़ते हैं, वहाँ की वो अपना एनवायरनमेंट सीखते हैं, वहाँ पे क्या बिहेवियर है वो सीखते हैं, तो वो सब कुछ क्या है वापस इंडिया में आके बताते हैं। ठीक उसी तरीके से उस टाइम पे जो स्टूडेंट थे वो यूएसएसआर जाते थे और वहाँ पे से सीख के यहाँ पे आके बताते थे, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं इंडिया और अमेरिका के बीच के क्या संबंध थे, ठीक है। और वो भी इंडियाज यूएस रिलेशंस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा, यानी शीत युद्ध काल में क्या थे भारत और अमेरिका के संबंध। फर्स्ट है हमारा जैसे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस एंड स्ट्रेंजमेंट, यानी वैचारिक मतभेद और दूरी। तो देखो यानी कि सोच में अंतर, हर किसी की क्या थिंकिंग में अंतर होता है ना, ठीक उसी तरीके से अब देखो कोल्ड वॉर के समय में क्या था, इंडिया और अमेरिका की सोच क्या थी, अलग थी। अमेरिका का जो कैपिटलिज्म था यानी पूंजीवादी सिस्टम, वो पूंजीवादी सिस्टम को मानता था, ठीक है। इंडिया जो था वो सोशलिज्म और नॉन एलिगेंट पॉलिसी पर चलता था, यानी इसलिए दोनों देशों के बीच क्या थी, ज़्यादा दोस्ती नहीं हुई थी उस टाइम पे। अब देखो जैसे दो अलग अलग सोच, दो लोग हैं, ठीक है, वो अलग अलग सोच रखते हैं, तो उनकी दोस्ती क्या काम होती है ना, उनकी जब वाइब भी मैच नहीं होगी तो वो कैसे एक दूसरे से बात करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से अमेरिका ने इंडिया के सोशलिस्ट और मॉडल को पूरी तरह सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है। मतलब अमेरिका ने हमें सपोर्ट नहीं किया था उस टाइम पे। नेक्स्ट है हमारे जैसे पाकिस्तान के प्रति अमेरिका का समर्थन, ठीक है। यूएस सपोर्ट फॉर पाकिस्तान ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। तो देखो अमेरिका ने क्या करा, उस समय पाकिस्तान को अपना दोस्त बना लिया, ठीक है। पाकिस्तान अमेरिका के मिलिट्री ग्रुप्स में क्या था, शामिल हो गया।
ठीक। सीटो सैंटो, अमेरिका ने क्या करा, पाकिस्तान को वेपन्स दिए, पैसों की मदद की, और लोगों को लगा कि ये हमारे सिक्योरिटी के लिए क्या है, एक खतरा है। आप जैसे देखो टीचर्स है, वो दूसरे स्टूडेंट को ज़्यादा सपोर्ट करे, दूसरे स्टूडेंट के इनसिक्योर फील करेगा ना, ठीक उसी तरीके से हो रहा था उस टाइम पे। अब 1971 में क्या हुआ, वॉर में भी अमेरिका पाकिस्तान के बीच क्या हुआ, बहुत ज़्यादा करीब आ गया था, ठीक है। इन शॉर्ट यानी कि जो अमेरिका था उसने सिर्फ और सिर्फ किसकी मदद की है, पाकिस्तान की। उसको मिलिट्री हेल्प दी, पैसों की हेल्प भी दी, वेपन्स भी दिए, ठीक है। अब लिमिटेड इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल करप्शन, सीमित आर्थिक तकनीकी सहयोग। तो देखो हालांकि पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे, ठीक है, फिर भी कुछ हेल्प मिली। जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन में अमेरिका ने क्या करा, इंडिया को एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी दी, ठीक है। एजुकेशन और साइंस में भी थोड़ी सी मदद की थी यूएस ने, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन क्या था, पॉलिटिकल इशू बने रहे थे, इसलिए मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेल्प नहीं की उन्होंने, बस थोड़ी बहुत हेल्प की थी जिससे पॉलिटिकल इशू बने रहे, ठीक है। यानी कि जो यूएस था उसने क्या करा, इकोनॉमिक हेल्प की पर थोड़ी की, उससे क्या हुआ ये, लेकिन लिमिटेड थी, ज़्यादा देर तक नहीं थी, ज़्यादा दिन तक नहीं थी, और बार बार की नहीं थी, ठीक है। अब हमारा जैसा है, शीत युद्ध के बाद भारत और रूस के संबंधों में क्या क्या परिवर्तन आए, यानी कि जब शीत युद्ध हो गया, ख़त्म हो गया, उसके बाद की चेंजेस देख रहे हैं अब हम, ठीक है। चेंज इन इंडिया रशिया रिलेशन बिटवीन पोस्ट कोल्ड वॉर, ठीक है। अब इम्पैक्ट ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन, यानी सोवियत संघ के विघटन का प्रभाव। तो देखो 1991 में क्या हुआ, सोवियत यूनियन टूट गया, ठीक है, वो रशिया बन गया फिर, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, रशिया की इकोनॉमिक जो थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आ गई थी, ठीक है। इंडिया को भी अपनी फॉरेन पॉलिसी क्या थी, बदलनी पड़ी थी उस टाइम पे, इसलिए इंडिया रशिया के जो रिश्ते थे वो पहले जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रही, लेकिन क्या हुआ, ख़त्म भी नहीं हुए बट रहे भी नहीं, बहुत कम हो गया था, ठीक है। अब देखो जैसे कोई बहुत अच्छा दोस्त हो, वो मुश्किल समय में थोड़ा दूर हो जाए, लेकिन दोस्ती पूरी तरह ख़त्म नहीं होती ना, ठीक उसी तरीके से उन्होंने भी करा। और डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, यानी कि राजनीतिक साझेदारी का विकास। तो देखो 2000 के बाद क्या हुआ, इंडिया और रशिया ने अपनी दोस्ती को नया रूप दिया, ठीक है। इसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, देखो डिफेंस करप्शन जारी रहा, यानी हथियार मिलिट्री सपोर्ट एक दूसरे से जारी रहा, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी में भी साथ दिया एक दूसरे का, रशिया आज भी क्या इंडिया का डिफेंस सप्लायर है, ठीक है। ब्रिक्स एससीओ जैसे ग्रुप्स में भी ये दोनों मिलकर काम करते हैं। अब देखो जैसे पुराने दोस्त फिर से मिलकर एक स्ट्रॉन्ग टीम बना लेते हैं ना, ठीक उसी तरीके से अब देखो, अब दोनों कंट्रीज़ के यहाँ एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स बन गई हैं। आर्थिक संबंधों में परिवर्तन, यानी चेंज इन इकोनॉमिक रिलेशन। तो देखो कोल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, दोनों देशों ने मार्केट इकोनॉमी अपनाई, यानी कि अब जो ट्रेड और बिजनेस थे ना उस पर ज़्यादा फोकस हुआ, मतलब कि ऑयल और गैस इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। नए ट्रेड एग्रीमेंट बढ़ गए, ठीक है। एनर्जी सेक्टर में क्या हुआ, करप्शन बढ़ा। अब जैसे पहले सिर्फ दोस्ती थी ना, अब क्या है, बिजनेस पार्टनरशिप भी बन गई है इन लोगों के बीच में। अब देखेंगे हम शीत युद्ध के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों में क्या क्या परिवर्तन आए, ठीक है। चेंज इन इंडिया यूएस रिलेशन इन पोस्ट कोल्ड वॉर, ठीक है। संबंधों में सुधार और निटकता, इम्प्रूवमेंट कोलिनेस एंड रिलेशन इन फॉलोइंग द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। तो देखो कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद इंडिया और अमेरिका के रिश्ते जो थे वो तेज़ी से अच्छे हुए, ठीक है। अब देखो इंडिया ने क्या करा, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू किया 1991 के बाद, ठीक है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ी, ठीक है, दोनों लोकतांत्रिक देश हैं, डेमोक्रेसी दोनों में, ठीक है। अमेरिका ने क्या कहा, इंडिया को एक इम्पोर्टेंट ग्लोबल पावर मानना शुरू कर दिया। अब देखो जैसे पहले दो लोग कम बात करते थे, लेकिन अब वो अच्छे दोस्त बन गए, अब क्या है वो मिलकर काम करते हैं, ठीक उसी तरीके से इन दोनों के बीच में भी हुआ।
न्यूक्लियर एंड डिफेंस करप्शन यानी कि परमाणु और रक्षा सहयोग। तो देखो इंडिया और यूएस के रिश्तों में बहुत बड़ा बदलाव आया, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट था जैसे 2005 में इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। इसके बाद क्या हुआ, मिलिट्री एक्सरसाइज क्या हुआ साथ में होने लगे, यानी मॉडर्न वेपन्स टेक्नोलॉजी मिलनी शुरू हो गई। इंडियो पैसिफिक रीजन में भी क्या हुआ, दोनों एक साथ काम करने लगे। टेररिज्म के खिलाफ क्या हुआ, जो एक दूसरे ने साथ दिया उसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है। अब देखो जैसे दो दोस्त अब मिलकर टीम बना लेते हैं तो क्या होती है, सिक्योरिटी और भी ज़्यादा मिलकर संभालते हैं तो क्या है, देश और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है और पावरफुल बनता है। तो उस टाइम पे यही हुआ इंडिया और यूएस में। अब हमारा इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन यानी कि आर्थिक और तकनीकी सहयोग। तो देखो अब अमेरिका इंडिया का कहता है एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया, ठीक है। यानी आईटी सेक्टर में इंडिया की कंपनीज क्या थी वो बहुत आगे बढ़ी। इंडियंस कंपनी जो थी वो यूएस मार्केट में भी पहुंची। एजुकेशन साइंस कोलैबोरेशन बढ़ा, ठीक है। एजुकेशन और साइंस के लिए इन्वेस्टमेंट और ट्रेड जो थे वो लगातार बढ़ रहे थे। अब देखो जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त के बिजनेस में मदद करते हैं तो दोनों को प्रॉफिट मिलता है ना कमाने को, ठीक है। उसी तरीके से दोनों देश मिलकर काम कर रहे थे और दोनों को ही प्रॉफिट क्या था, मिल रहा था, ठीक है। तो हमने देखा रिश्ते बहुत स्ट्रॉन्ग है। न्यूक्लियर डिफेंस करप्शन बढ़ा और ट्रेड और टेक्नोलॉजी में क्या हुई, ग्रोथ हुई दोनों के बीच। अब है हमारा निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। तो देखो कोल्ड वॉर और पोस्ट कोल्ड वॉर दोनों समय में हमने देखा कि इंडिया रशिया और इंडिया यूएस रिलेशन में क्या है, बहुत बड़े बदलाव आए हैं, ठीक है। इंडिया और सोवियत यूनियन के रिश्ते क्या है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत थे। लेकिन इंडिया और अमेरिका के रिश्ते उतने अच्छे नहीं थे, ठीक है। उनके बीच क्या थी, दूरी और मतभेद थे। कब, कोल्ड वॉर के समय में, ठीक है। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद क्या हुआ, दुनिया की राजनीति बदल गई। इंडिया ने क्या करा, अपनी फॉरेन पॉलिसी को बदला और दोनों देश यानी रशिया और यूएसए के साथ क्या करा, एक संतुलित बैलेंस्ड रिलेशनशिप्स बनाए, ठीक है। और आज के समय में क्या है, इंडिया और रशिया के बीच क्या एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनी हुई है और इंडिया और यूएसए के रिश्ते क्या है और भी ज़्यादा मजबूत हो गए हैं, खासकर ट्रेड टेक्नोलॉजी और डिफेंस में। दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन सेकेंड, BRICS, European Union and the Shanghai Corruption Organization play a significant role for India in a multipolar world. Explain. तो देखो हमको इसमें बताना है कि जो ब्रिक्स है, जो EU है और जो SCO है वो हमारी इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यानी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो इंडिया को क्या हेल्प करते हैं, ठीक है, ये बताना। हम देखो हम बाहर के देशों के साथ क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, सिक्योरिटी साइंस करते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक करते हैं, ग्लोबल पावर बढ़ाने के लिए हेल्प लेते हैं ना। तो ये सब बताना है कि वो कैसे होता है। एंड नेक्स्ट हमसे इसको और में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंडिया एज एन इमर्जिंग पावर इन द करंट मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो देखो इंडिया का क्या रोल है आज की दुनिया में, यानी आज के टाइम में इंडिया का क्या रोल है, सिंपल सा ये बताना है, ठीक है। अब है हमारा इंट्रोडक्शन। तो देखो आज की दुनिया ना ऐसी हो गई है जहाँ सिर्फ एक या दो देश पावरफुल नहीं है ना, आप लोग भी देखते हो, बल्कि क्या है बहुत सारे देश क्या है पावरफुल बनते जा रहे हैं अब। और जो बहुत सारे देश हैं वो क्या कर रहे हैं, दुनिया को मिलकर इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं। इसी क्या कहते हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है। अब देखो इस बदलती हुई दुनिया में इंडिया क्या है, राइजिंग पावर बन रहा है, ठीक है। यानी क्या, इंडिया धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बनता जा रहा है। जैसे ब्रिक्स, EU, SCO जैसे ग्रुप्स क्या करते हैं, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया को क्या करते हैं ये ट्रेड डेवलपमेंट ग्लोबल इम्पोर्टेंस में हेल्प करते हैं। अब देखो जैसे कि स्कूल में पहले सिर्फ मॉनिटर होता है, ठीक है, लेकिन अब कई स्टूडेंट क्या है लीडर होते हैं जो क्लास में क्या करते हैं, चलाते हैं क्लास को। वैसे ही क्या आज की दुनिया में भी कई कंट्रीज़ हैं और ग्रुप्स हैं वो क्या करते हैं, मिलकर ग्लोबल पावर को शेयर करते हैं। अब हम देखेंगे इंडियाज़ रोल इज़ इन अमेजिंग पावर इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, ठीक है। यानी कि बहु
ध्रुवीय विश्व में भारत की उभरती हुई शक्ति की भूमिका, ठीक है। यानी कि ये जबकि बात करें इंडिया का मेन रोल हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। और मल्टीपोलर वर्ल्ड में पढ़ रही है, यानी कि इतनी सारी पावर्स में भारत का रोल जानेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले हमारा आर्थिक शक्ति के रूप में भारत का उदय हुआ, ठीक है। इंडियाज राइज इन इकोनॉमिक पावर। तो देखो आज देखो इंडिया क्या है, दुनिया की फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक में से एक है, ठीक है। मतलब इंडिया की जो इकोनॉमी है ना वो तेज़ी से बढ़ रही है। अब देखो 1991 के बाद क्या हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म आए, ट्रेड इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट बढ़ा, आईटी सेक्टर और सर्विस में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए। और जैसे फॉरेन कंपनीज में इंडिया में क्या हुआ, इन्वेस्ट करने लग गई। अब देखो जैसे कई स्टूडेंट धीरे धीरे क्लास में टॉप स्टूडेंट्स में आ जाते हैं। अब जैसे कोई बैक बेंचर है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाए, है ना, ठीक उसी तरीके से हो रहा था। इंडिया का तो सबसे गरीब देश था, ठीक है, बट फिर भी क्या हुआ, वो आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इंडिया अब क्या है, एक स्ट्रॉन्ग भी है और एक इसकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर भी बन रही है। अब है हमारा इंडिया एज अ स्ट्रेटेजिक एंड मल्टीपोलर पावर, यानी कि सामरिक और सैन्य शक्ति के रूप में भारत। तो देखो इंडिया जो है ना वो अब एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर भी, ठीक है। यानी इंडिया के पास क्या मॉडर्न आर्मी है, न्यूक्लियर वेपन्स है, मिसाइल्स टेक्नोलॉजी है ना। और इनसे वो क्या करता है, यूएन पैकेजिंग मिशन में भी भाग लेता है, ठीक है। मेक इन इंडिया में डिफेंस प्रोडक्शन भी अपना बढ़ा देता है। इंडिया ओशन राइज में क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन अपनी निभाता है। आप जैसे देखो एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है, वो क्लास में क्या है, सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि क्या है, डिसिप्लिन में भी आगे होता है, लीडरशिप में भी आगे होता है ना। ठीक उसी तरीके से अब देखो इंडिया भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एंड स्ट्रैटेजिक पावरफुल बन रहा है धीरे धीरे। डिप्लोमेटिक ग्लोबल रोल, यानी कि कूटनीति और वैश्विक भूमिका। तो देखो बच्चों इंडिया अब क्या है, दुनिया की पॉलिटिक्स में इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है, ठीक है। वो क्या करता है, जैसे यूएनओ, G20, ब्रिक्स में एक्टिव रहता है, ठीक है। डेवलपमेंट कंट्रीज़ की क्या है, आवाज़ उठाता है। क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म जैसे मुद्दों पर भी बोलता है, यानी कि कहीं बाहर भी टेररिज्म हो रहा है तो इंडिया बोलता है। अब जैसे क्लास में जो मॉनिटर है वो पूरी क्लास की प्रॉब्लम्स जो होती है वो अपनी टीचर तक पहुंचाता है ना, ठीक उसी तरीके से क्या है, अब कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है तो वो हमारे जो देश के जो भी हमारे लीडर्स होंगे वो भी अपने जो विचार हैं वो व्यक्त करते हैं। अब देखो इंडिया अब क्या है, एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल लीडर बनता जा रहा है, ठीक है। प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में प्रगति। तो देखो इंडिया साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या आगे बढ़ रहा है ये तो आप सभी को पता है। अब इससे देखो अचीवमेंट क्या मिलते हैं हमको, देखो जैसे इसरो ने चंद्रयान, मंगलयान, मंगल ग्रह मिशन चालू करे, है ना। डिजिटल इंडिया, सेटअप इंडिया, एआई टेक्नोलॉजी में ग्रोथ हो रही है। जैसे एक स्टूडेंट जो पढ़ाई के साथ साथ न्यू स्किल सीख कर आगे बढ़ता है ना, उसी तरीके से अब देखो जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया की ग्लोबल पावर बनने में क्या करती है, मदद करती है, ठीक है। तो देखो हमने क्या देखा है कि जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बन रही है भारत की, पावरफुल मिलिट्री देश है, ग्लोबल डिप्लोमेसी में क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है, साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या है, अब इंडिया आगे बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि इंडिया क्या है, एक इमर्जिंग ग्लोबल पावर है जो मल्टीपोलर वर्ल्ड में तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। अब हम देखेंगे, देखो ब्रिक्स का भारत के लिए क्या महत्व है, यानी कि द सिग्निफिकेशन ऑफ ब्रिक्स फॉर इंडिया। तो देखो इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिक्स, यानी कि ब्रिक्स का क्या परिचय और उद्देश्य। तो देखो ब्रिक्स एक क्या है, ग्रुप है, ठीक है, जिसमें 5 देश शामिल है, जैसे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसका मेन जो एम है वो है जैसे देशों के बीच इकोनॉमिक करप्शन बढ़ाना, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्या है मजबूत बनाना, दुनिया में पावर को क्या है बैलेंस करना, ठीक है। अब देखो इंडिया से क्या है बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर है, ठीक है। इंडिया जो हमारा वो ब्रिक्स के लिए क्या एक इम्पोर्टेंट मेंबर है, ठीक है। अब देखो जैसे 5 स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट मिलकर क्लास में एक ग्रुप बनाते हैं ना, ताकि सबकी मदद हो सके,
ठीक उसी तरीके से ब्रिक्स ने करा था। ब्रिक्स इंडिया को दुनिया में क्या था, मजबूत बनाने में हेल्प करता है, और सिर्फ इंडिया को नहीं, बाकी देशों को भी। ठीक है, सिग्निफिकेशन इन इकोनॉमिक करप्शन, यानी कि आर्थिक सहयोग में महत्व। तो देखो जो ब्रिक्स है वो इंडिया की इकोनॉमी को भी क्या मजबूत बनाता है। देखो जैसे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक्स में लोन मिलते हैं। ठीक है, जो उनके प्रोजेक्ट होते हैं जैसे रोड्स के, ब्रिज के, उसमें क्या है, पैसा मिलता है इनको। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी में भी ज़्यादा रोल मिलता है। जैसे देखो कोई ग्रुप है, वो मिलकर क्या पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और स्कूल का एक बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने पूरा करा है, उसी तरीके से ब्रिक्स भी करता था। ठीक है, ब्रिक्स क्या था, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करने का काम करता था। ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेशन, यानी कि राजनीति और सामरिक महत्व। तो देखो ब्रिक्स इंडिया को दुनिया में क्या है, स्ट्रॉन्ग वॉइस देता है। जैसे इसका क्या फ़ायदा होता है, जैसे अब कोई हमारे लिए आवाज़ उठा रहा है तो देखो इंडिया अपने विचार दुनिया के सामने रख सकता है। ठीक है, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज जैसे इशू पर क्या है, साथ में काम कर सकते हैं सब मिलके। वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो अलग अलग विचार है उनको क्या बैलेंस कर सकते हैं। इंडिया की जो ग्लोबल इमेज है इससे क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग बनती है। आप देखो जैसे क्लास में कोई स्टूडेंट मिलकर एक डिसीज़न लेते हैं ना, जिससे एक ही स्टूडेंट की पावर क्या है, कम नहीं रहती, क्या होता है, पूरे ग्रुप की जो पावर है वो नज़र आती है। उसी तरीके से ब्रिक्स था, ब्रिक्स इंडिया को क्या ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, इसलिए क्योंकि वो आवाज़ उठाने के भी चांसेस देता है। ठीक है, और गलत चीज़ों पे आप लोग बोल सकते हैं। तो देखो हमने देखा ब्रिक्स जो है वो इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, लॉन्ग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में क्या हेल्प करता है, और इंडिया को ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक स्ट्रॉन्ग वॉइस देता है। ठीक है, अब हम देखेंगे यूरोपीय संघ का भारत के लिए क्या महत्व है, यानी कि यूरोपियन यूनियन का देखेंगे। ठीक है, अब ट्रेड एंड इकोनॉमिक करप्शन, यानी कि व्यापार और आर्थिक सहयोग। तो देखो यूरोप यूनियन यानी ईयू इंडिया का क्या है, एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है, मतलब इंडिया जो है वो यूरोप के बीच क्या है, बहुत ज़्यादा ट्रेड होता रहता है। ठीक है, अब देखो इंडिया और ईयू क्या करते हैं, गुड्स और सर्विस का बड़ा व्यापार होता है। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज़ क्या करती है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी और इंडिया इंडस्ट्रीज़ जो होती है ना, उसमें करप्शन बढ़ता है इससे। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं इससे, मतलब कि जो हमारा एफटी होता है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर क्या है, काम चल रहा होता है। जैसे दो बड़े शॉप्स मिलकर सामान एक्सचेंज करते हैं ना, ताकि दोनों का फ़ायदा हो, उसी तरीके से ईयू क्या है, इंडिया की इकोनॉमी को मजबूत बनाने में मदद करता है इस तरीके से। टेक्निकल एंड एजुकेशन करप्शन, यानी तकनीकी और शैक्षिक सहयोग। तो देखो ईयू इंडिया को क्या एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में हेल्प करता है। इससे क्या होता है, जो इंडिया के स्टूडेंट हैं वो यूरोप में पढ़ाई करने जाते हैं, रिसर्च इन्वेंशंस दोनों में साथ में काम करते हैं, ग्रीन एनर्जी और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में भी वर्क करते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या इंडिया को मिलती है इससे। अब देखो जैसे एक स्टूडेंट दूसरे कंट्री से नई स्किल सीख कर आगे बढ़ता है ना, उसी तरीके से जो इंडिया के स्टूडेंट थे वो क्या थे, यूरोप जाते थे, वहाँ पे अपनी पढ़ाई करते थे अच्छी तरीके से। ठीक है, रिसर्च करते थे वहाँ पे, यानी कि ईयू क्या है, इंडिया को एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एजुकेशन देने में मदद करता है। अब हमारा ग्लोबल पॉलिटिक्स, यानी कि वैश्विक राजनीति में सहयोग। तो देखो इंडिया और ईयू ठीक है कई ग्लोबल इश्यूज पर साथ में काम करते हैं, जैसे डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट, पीस को सपोर्ट करते हैं, क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, इन सब पर भी बात करते हैं। ठीक है, यूएन रिफॉर्म जैसे मुद्दों पर भी इंडिया को क्या सपोर्ट मिलता है यूरोप से। आप जैसे क्लास में दो रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट मिलकर पूरी क्लास की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, उसी तरीके से क्या है, यूरोप क्या था, इंडिया की कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करता था। ठीक है, तो हमने क्या देखा है, यूरोप यूनियन इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो ट्रेड और इकोनॉमी को बढ़ाता है। ठीक है, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में हेल्प करता है, और ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर लाता है।
अब हम देखेंगे संघाई सिग्निफिकेशन ऑन द संघाई कोऑपरेशन और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडिया, यानी संघाई सहयोग संगठन का भारत के लिए क्या महत्व था। ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी संगठन का परिचय और उद्देश्य। तो देखो SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये क्या है, ये देखो ये ना एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसमें देश शामिल है चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया कंट्रीज। ठीक है, इसका मेन पर्पस होता है रीजनल सिक्योरिटी बढ़ाना, टेररिज्म को रोकना और देश को जो देश के बीच है उसमें जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ाना। इंडिया इसमें देखो 2017 में फुल मेंबर बना था। ठीक है, यानी कि जैसे एक मोहल्ले के कई लोग मिलकर इलाके की सिक्योरिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना, उसी तरीके से जो संघाई था वो सॉल्व करता था, वो टेररिज्म को रोकता था, रीजनल सिक्योरिटी बढ़ाता था। ठीक है, SCO जो है वो एशिया के देशों को मिलकर स्ट्रॉन्ग और सेफ बनाता है। ठीक है, सुरक्षा और आतंकवादी विरोधी सहयोग यानी सिक्योरिटी एंड करंट टेररिज्म कॉरपोरेशन। तो देखो SCO का सबसे इम्पोर्टेंट काम सिक्योरिटी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, टेररिज्म, एक्सट्रीम सेपरेटिज्म के खिलाफ ना काम होता है। ठीक है, यानी कि आतंकवाद, उग्रवाद, अलगवाद, यानी जितने भी ये लड़ाई दंगे होते हैं वो रीजनल सिक्योरिटी क्या है इसको मजबूत करता है। ठीक है, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया की स्टेबिलिटी इंडिया के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी होते हैं। अब देखो जैसे कहीं स्कूल मिलकर बाइलिंग और वायलेंस रोकने के लिए टीम बनाते हैं ना, उसी तरीके से SCO क्या इंडिया की सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। एनर्जी एंड रीजनल करप्शन यानी ऊर्जा और क्षेत्रीय सहयोग। तो देखो सेंट्रल एशिया में ना ऑयल और गैस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उससे क्या फ़ायदा होता है, इंडिया को एनर्जी रिसोर्स का एक्सेस मिलता है। ठीक है, ट्रेड ट्रांसपोर्ट लिंक इम्प्रूव होते हैं, रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता है और एशिया में इंडिया की स्ट्रैटेजिक पोजीशन भी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे एक स्टूडेंट को दूसरे ग्रुप में स्टडी मटेरियल से रिसोर्स मिल जाए ना, ठीक उसी तरीके से SCO का इंडिया को एनर्जी और ट्रेड में बहुत हेल्प करता है। यानी कि हमने क्या देखा कि जो SCO इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्या करता है, रीजन सिक्योरिटी और टेररिज्म कंट्रोल करता है, मिलिट्री करप्शन और पीस बढ़ाता है, एनर्जी और ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ देता है। अब कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। तो देखो हमने देखा है कि आज की दुनिया में इंडिया है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड के रूप में एक ग्लोबल पावर बन चुका है। ठीक है, इंडिया की ताकत क्या अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ रही है, जैसे इकोनॉमी, ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ में क्या ग्रोथ हो रही है ना, डिफेंस जैसे मिलिट्री सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग हो रही है, टेक्नोलॉजी जैसे डिजिटल इंडिया जैसे अचीवमेंट्स मिल रहे हैं, डिप्लोमेसी यानी दुनिया के साथ क्या अच्छे रिलेशन बन रहे हैं, ब्रिक्स, यूरोप यूनियन और संघाई करप्शन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऐसे जो संगठन है वो क्या करते हैं, इंडिया को दुनिया में अपनी बात रखने का मौका देती हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स में मजबूत बनाते हैं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी में हेल्प करते हैं, और इन ऑर्गेनाइजेशन की मदद से क्या होता है, इंडिया में नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और साथ में क्या ग्लोबल पीस और डेवलपमेंट में भी योगदान देता है। ठीक है, तो आज इंडिया क्या है, एक इम्पोर्टेंट इमर्जिंग ग्लोबल पावर बन रहा है और फ्यूचर में भी क्या है स्ट्रॉन्ग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन थर्ड, डिस्क्राइब द ग्रोइंग प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड द यूरोप यूनियन, एक्सप्लेन विद दिस सुटेबल एग्जांपल्स। यानी कि हमें भारत और यूरोप संघ के बीच जो व्यापार की बढ़ती संभावनाओं का क्या है वर्णन करना है और उपयुक्त उदाहरण की भी व्याख्या करनी है। यानी कि हमको बताना है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड कैसे बढ़ रहा है, इसके क्या फ़ायदे हैं और साथ में एग्जांपल भी देने हैं। ठीक है, एंड आउटलाइन इंडियाज ग्लोबल ट्रेड लैंडस्केप एंड सिमुलेटेनसली डिस्क्राइब द ऑटोसल एंड क्राइटेरिया इन द पाथ ऑफ ट्रेड। यानी कि भारत के वैश्विक व्यापार को बताइए तथा साथ ही व्यापार के रास्ते में उत्पन्न
बाधा हो, ठीक है, उनको वर्णन करना है। यानी कि इंडिया की जो ग्लोबल ट्रेड सिचुएशन है वो बतानी है और उसकी प्रॉब्लम्स भी बतानी है, यानी दुनिया के साथ व्यापार कैसे करता है और उसमें बहुत सारी जो दिक्कतें आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको हमें बताना है। तो अब है हमारा इंट्रोडक्शन। तो देखो, सबसे पहले आप लोग ये समझो कि ग्लोबल ट्रेड का मतलब क्या है। तो देखो, ग्लोबल ट्रेड है एक देश का दूसरे देश के साथ जैसे सेवाएं, टेक्नोलॉजी का लेन देन करना, ठीक है, सेवा यानी गुड्स, ठीक है। आज के समय में क्या है, कई देश अकेले पूरी इकोनॉमिक नहीं चला सकता, इसलिए सभी देश क्या एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं। इसे क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। आप देखो, इंडिया में दुनिया के बड़े ट्रेडिंग देशों में से एक है। इंडिया का ट्रेड क्या है, कई देशों के साथ होता है, लेकिन क्या यूरोपियन यूनियन क्या उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है। जो यूरोपियन यूनियन है उसके साथ क्या इंडिया का ट्रेड लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, दोनों देशों की जो इकोनॉमी है उसको फ़ायदा हो रहा है। जैसे कि स्कूल में बच्चे एक दूसरे से चीज़ें शेयर करते हैं ना, ताकि सभी को ज़्यादा फ़ायदा हो, वैसे ही क्या है, एक देश दूसरे देश के साथ ट्रेड करता है और उससे क्या होता है, दोनों को ही फ़ायदा मिलता है। अब देखो, आज के समय में क्या हर देश की इकोनॉमी का क्या एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है और इंडिया इसमें क्या बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल निभा रहा है, खासकर यूरोपियन यूनियन के साथ, ठीक है। मतलब उनके क्या है, देखो रिलेशनशिप अच्छे हैं तो उनके साथ जो व्यापार है वो अच्छी तरीके से उनका हो जाता है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार की बढ़ती संभावना है, ठीक है। ग्रोइंग प्रस्पेक्टिव ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। तो देखो, ट्रेड रिलेशन बिटवीन इंडियन एंड यूरोपियन यानी भारत और यूरोपियन संघ के व्यापारिक संबंध देखेंगे हम। तो देखो, इंडिया और जो यूरोपियन यूनियन के बीच जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, ठीक है। इंडिया यूरोप को बेचता है जैसे कपड़े, दवाइयाँ, मशीनें, केमिकल्स, आईटी सर्विस, ठीक है। और यूरोप इंडिया को देता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एडवांस मशीन और इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, जैसे दो दोस्त एक दूसरे के साथ अलग अलग चीज़ें देकर मदद करते हैं ना, उसी तरीके से दोनों देश का क्या है, जो व्यापार था ना वो बढ़ रहा था लगातार। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट्स यानी आर्थिक विकास और निवेश की संभावनाएं। अब देखो, यूरोप की जो कंपनीज थी ना वो इंडिया में बहुत ज़्यादा पैसा लगा रही हैं, जैसे वो आईटी सेक्टर में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, एनर्जी सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में, वो सब क्या है पैसे लगा रहे हैं। इससे क्या होता है, जॉब्स बढ़ती हैं, इंडस्ट्री डेवलप होती है और इकोनॉमी क्या है, स्ट्रॉन्ग बनती है इससे। अब जैसे कोई बड़ा इन्वेस्टर किसी बिजनेस में पैसा लगाकर उसे बड़ा बना देता है ना, उसी तरीके से ईयू कर रहा था, ठीक है, वो पैसा लगाने का काम वो करता था। अब जो यूरोपियन यूनियन है उससे हमने क्या देखा कि इंडिया की इकोनॉमी को क्या मजबूत बनाने में वो मदद करता है। तकनीकी और औद्योगिक सहयोग, टेक्निकल एंड इंडस्ट्रीज करप्शन। तो देखो, इंडिया और यूरोप मिलकर नई टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, ग्रीन एनर्जी प्रोडक्ट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बढ़ते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ बढ़ रही है, रिसर्च बढ़ रही है, ठीक है। जो इंडिया की आईटी कंपनी हैं जैसे टीएससी, वो यूरोप में क्या है बहुत काम कर रही है। अब देखो, जैसे बच्चों, दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, दोनों मिलकर नया प्रोजेक्ट बनाया उन्होंने, ठीक है। तो दोनों सीखते हैं ना उसको, बनाते हैं तो कुछ, ठीक उसी तरीके से क्या है, इंडिया और जो यूरोप यूनियन है वो दोनों सीख रहे हैं, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज़ के दोनों कंट्रीज़ को आगे बढ़ा रही हैं इसी तरीके से। प्रोस्पेक्ट्स फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौते की संभावना। अब देखो, इंडिया और ईयू के बीच क्या है, एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इस पर क्या बात चल रही है, जैसे अगर ये हो जाए तो क्या होगा, टैक्स कम होगा, ठीक है, जो ट्रेड होता है वो आसान हो जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा इससे, और जो गुड्स हैं वो सस्ते मिलते हैं इससे। यानी कि जब एफटीए चालू हो गया यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब देखो, जैसे एंट्री फ़ी कम हो जाए तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा शॉप्स में या कहीं घूमने की जगह पे हम जा सकते हैं ना आसानी से, अगर वहाँ पे एंट्री फ़ीस कम हो जाए, ठीक उसी तरीके से अगर एफटीई कम हो जाए तो जो टैक्स है वो भी कम हो जाएगा।
ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी इन सर्विस सेक्टर, यानी सेवा क्षेत्रों में बढ़ती संभावना है। अब देखो इंडिया का जो आईटी सर्विस सेक्टर है वो क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब जैसे आईटी एक्सपर्ट यूरोप में डिमांड्स हैं, ठीक है, बैंकिंग हेल्थ केयर सर्विस बढ़ रही है, एजुकेशन और टेररिज्म भी क्या है कंट्रोल में है, ठीक है। अब जैसे एक एक्सपर्ट स्टूडेंट दूसरी कंट्री में जाकर के अपनी स्किल से काम करे ना तो और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट ग्रोइंग होगा। उसी तरीके से सर्विस सेक्टर इंडिया ईयू ट्रेड को क्या है मजबूत बना रहा है। रिलेवेंट एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द टाटा ग्रुप्स ऑफ यूरोपियन कंपनीज, यानी कि मुख्य कुछ उदाहरण से आप देखो टाटा ग्रुप्स ने क्या करा, यूरोप में कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। टीसीएस यूरोप में क्या है काम कर रही है कंपनी, इंडिया यूरोप को क्या बहुत सारी दवाइयाँ बेचता है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट दोनों मिलकर क्या है काम कर रहे हैं इस पर। अब जैसे दो स्ट्रॉन्ग टीम मिलकर बढ़े तो क्या प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है ना, मिलकर काम करें मिलकर आगे बढ़े तो दोनों इस टाइम पे क्या है दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं। ये सभी क्या है, ये सभी एग्जांपल दिखाते हैं कि इंडिया यू ट्रेड जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हमने क्या देखा है, इंडिया और यूए ट्रेड बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज करते हैं, इन्वेस्टमेंट और जॉब को ग्रोथ बढ़ा रहे हैं, टेक्नोलॉजी और इन्वेंशन बढ़ रहा है, एफटीए की संभावना है और आईटी सेक्टर क्या एक स्ट्रॉन्ग रोल निभा रहा है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इंडियाज़ ग्लोबल ट्रेड, यानी कि भारत की वैश्विक व्यापार। तो देखो इंडियाज़ पोजीशन इन ग्लोबल ट्रेड, यानी इंडिया क्या है दुनिया के बड़े ट्रेडिंग देशों में से एक है, ठीक है। इंडिया क्या है एक्सपोर्ट करता है, यानी दूसरे देशों को बेचता है अनाज, ठीक है, यानी जो खेती होती है उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कपड़े, दवाइयाँ और प्रोडक्ट्स, ठीक है। आईटी सेक्टर्स भी बेचता है कुछ। इंडिया क्या है इंपोर्ट करता है दूसरों से खरीदता है, जैसे ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ठीक है, यानी जैसे फ़ोन वगैरह, ठीक है, मशीन्स बाहर से आती हैं। इंडिया के मेजर ट्रेड पार्टनर्स हैं जैसे यूएसए, चाइना, यूरोप यूनियन और गल्फ कंट्रीज़, ठीक है। अब देखो जैसे एक बड़ा शॉपकीपर अलग अलग दुकानों से सामान खरीदता और बेचता है ना, वैसे ही इंडिया के साथ हो रहा है, ठीक है। अब इंडिया क्या करती है बाहर के देशों से खरीदते हैं ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ठीक है, और खुद क्या बेचती है कपड़े, दवाइयाँ। द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड इंडिया इकोनॉमी, यानी वैश्विक व्यापार का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। आप देखो ग्लोबल ट्रेड से इंडिया की क्या इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है। इससे क्या फ़ायदा हुआ, एक्सपोर्ट बढ़ा है फॉरेन कंट्रीज़ में, यानी जो फॉरेन करेंसी है ना वो आती है, ठीक है। इंडस्ट्रीज सर्विस ग्रो हुई हैं, जॉब्स बढ़ी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है, इंडियंस कंपनी में अब दुनिया में क्या है फेमस हो गई है। जैसे कोई बिजनेस अब बाहर तक फैलता है ना और उसका प्रॉफिट उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है, वैसे ही हो रहा था। मतलब ग्लोबल ट्रेड ने क्या करा इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। यानी कि हमने क्या देखा है इंडिया ग्लोबल ट्रेड में क्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज से ट्रेड करता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमिक और जॉब्स क्या बढ़ रही है। ग्लोबल ट्रेड इंडिया की क्या इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। ऑब्स्टिकल अराइजिंग इन द पाथ ऑफ ट्रेड, यानी जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं ट्रेडिंग में वो देखेंगे अब हम। फर्स्ट है हमारा ट्रेड थ्रिफ्ट्स एंड प्रोटेक्शनिज्म, व्यापारिक शुल्क और संरक्षणवाद। तो देखो कई देश जो होते हैं वो अपने लोकल इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए क्या करते हैं, फॉरेन गुड्स पर ज़्यादा टैक्स लगा देते हैं, यानी कि इसका असर क्या होता है इंडियन गुड्स महंगे हो जाते हैं, कंपटीशन जो है वो कम हो जाता है, एक्सपोर्ट करना क्या हो जाता है मुश्किल हो जाता है। जैसे कोई शॉपकीपर दूसरे शॉप के सामान पर एक्स्ट्रा चार्ज लगा दे ताकि लोग उसका ही सामान खरीदें, वैसे ही हो रहा था। हाई टैक्स क्या करते हैं, हाई जो टैक्स होता है वो ट्रेड को क्या करते हैं स्लो कर देते हैं, ठीक है। टेक्निकल एंड क्वालिटी रिलेटेड बैरियर्स, यानी तकनीकी गुणवत्ता और संबंधित बाधाएं। अब देखो
इंटरनेशनल मार्केट में क्या है, बहुत हाई क्वालिटी चाहिए होती है। जैसे इंडिया प्रोडक्ट को क्या है, स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड पूरे करने होते हैं, जैसे सर्टिफिकेशन रूल्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को क्या है, मुश्किल आती है। जैसे स्कूल में एग्ज़ाम में स्ट्रिक्ट चेकिंग हो जाए तो क्या अच्छे मार्क्स लाना मुश्किल हो जाता है ना, उसी तरीके से क्वालिटी रूल्स ट्रेड में डिफ़िकल्टी क्रिएट करते हैं। पॉलिटिकल इंटरनेशनल टेंशन यानी कि राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय तनाव। अब देखो, कंट्रीज़ के बीच लड़ाई या टेंशन होने से क्या ट्रेड पे इम्पैक्ट होता है। इससे क्या होता है, वॉर्स होते हैं, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर है ना, और बैन हो जाती है बहुत सारी चीज़ें, ट्रेड बंद हो जाता है, कम हो जाता है यार, ठीक है। अब जैसे दो दोस्तों में झगड़ा हो जाता है, उनके बीच एक्सचेंज होना बंद हो जाएगा ना, ठीक उसी तरीके से होता है। पॉलिटिकल टेंशन ट्रेड को क्या करती है, रोक देती है। अब ट्रांसपोजिशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी परिवहन अवसंचालन संबंधित समस्याएं। अब देखो, ट्रेड के लिए अच्छे रोड्स पोर्ट्स ट्रांसपोर्ट चाहिए, ठीक है। इससे क्या होते हैं, इंडिया में कुछ जगह क्या है, बहुत ज़्यादा वीक है जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या इससे ज़्यादा लगती है। गुड्स डिलीवरी में क्या डिले हो जाता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। और स्टोरेज, जो स्टोरेज की फैसिलिटी है वो भी क्या है, कम है। अभी इतने स्पेस तो नहीं है कि ज़्यादा स्टोर कर ले, तो इसलिए उससे भी प्रॉब्लम आती है। अब एक करेंसी एक्सचेंज एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी मुद्रा विनिमय का आर्थिक स्थिरता यानी पैसे की समस्या, ठीक है। आप देखो, करेंसी वैल्यू बदलने से क्या है, ट्रेड पर असर पड़ता है ना। अब जैसे डॉलर महंगा होने पर इंपोर्ट कॉस्टली हो जाता है, इकोनॉमी क्या अनस्टेबल हो जाती है, इन्वेस्टमेंट जो होती है वो हमारी कम हो जाती है, बिजनेस प्लानिंग भी मुश्किल हो जाती है। इसलिए तो जो करेंसी वैल्यू वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब जैसे चीज़ों की प्राइस रोज़ बदलते रहें, शॉप चलाने का मुश्किल हो जाएगा ना ऐसे, ठीक उसी तरीके से जो करेंसी है वो बहुत इम्पेक्ट करती है ट्रेड पर। तो देखो, हम अपने निष्कर्ष में बोल सकते हैं ना कि ये साफ है कि इंडिया यूरोपियन यूनियन के बीच जो ट्रेड है वो लगातार बढ़ रहा है ना, और आगे और भी ज़्यादा मजबूत होने की क्या इसकी संभावना है। दोनों के बीच क्या ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, टेक्नोलॉजी है, सर्विस में है, सब चीज़ों के क्या है, इकोनॉमिक को स्ट्रॉन्ग बना रहा है ये। साथ ही इंडिया का जो ग्लोबल ट्रेड है उसकी भी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुकी है, जो कि धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी है, जैसे ज़्यादा टैक्स होना, टेक्निकल रूल्स की प्रॉब्लम, पॉलिटिकल टेंशन, ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है ना, ये सब भी हमने देखा। अब है हमारा क्वेश्चन फोर्थ, द बॉर्डर डिस्प्यूट द मेजर इशू इन द इंडिया चाइना एंड रिलेशन एनालाइज यानी कि भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद एक प्रमुख मुद्दा है, इसको बताना है। यानी कि इंडिया चाइना रिलेशंस में क्या प्रॉब्लम है ये बताना है, और उनका बॉर्डर इशू क्या है ये भी बताना है, ठीक है। एंड देन एग्जामिन द, हम लोग और करके ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। एग्जामिन द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड द cooperation in India China relation against the backdrop of the border dispute and the COVID-19 pandemic। यानी कि इस क्वेश्चन में इंडिया चाइना के बीच कॉन्फ्लिक्ट जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट, कोविड इश्यूज और कोऑपरेशन दोनों को एक्सप्लेन करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखो इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। आप देखो, इंडिया और चाइना एशिया के दो बड़े शक्तिशाली देश हैं, ठीक है। दोनों के देश के बीच क्या है, व्यापार, राजनीति, सुरक्षा से जुड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। लेकिन इन रिश्तों में क्या हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं रहा है। सबसे बड़ी समस्या है दोनों के बीच क्या है, सीमा विवाद है, यानी कि बॉर्डर को लेके, जो क्या लंबे समय से चलता आ रहा है और ये क्या एक तनाव का कारण है। इसके अलावा कोविड-19 महामारी के बाद क्या हुआ, दोनों देशों के बीच कुछ दूरी और तनाव और भी बढ़ा, ठीक है। अब देखो, जैसे दो पड़ोसी हैं, ठीक है, जो कोई काम साथ में करते हैं और कुछ अलग करते हैं, लेकिन ज़मीन की सीमा को लेकर के उनकी झगड़ा हो रहा है, ठीक है।
तो रिश्तों में क्या है, कभी भी अच्छे और कभी भी तनावपूर्ण हो जाते हैं। इंडिया चाइना रिलेशन में क्या है, एक तरफ सहयोग और दूसरी तरफ बॉर्डर डिस्प्यूट और तनाव जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं हमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत चीन का सीमा विवाद एक प्रमुख मुद्दा है, यानी कि जो इनका लड़ाई है, जो इनका बॉर्डर को लेकर दुश्मनी है, पहले उसको समझेंगे हम, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द बॉर्डर डिस्प्यूट, यानी सीमा विवाद का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब देखो इंडिया और चाइना के बीच क्या सीमा विवाद जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना है। इसकी क्या समस्या है कि दोनों देशों के बीच लगभग 3488 किलोमीटर लंबी सीमा है, लेकिन इसकी क्या क्लियर बाउंड्री तय नहीं की गई है। ईस्ट साइड में क्या है, चाइना है, मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है, और वेस्ट साइड में क्या है, अकासाई चीन पर विवाद है। ये क्या चाइना के पास है, लेकिन इंडिया इसे अपना मानता है। अब 1962 में क्या हुआ, इंडिया चाइना वॉर के बाद ये समस्या और भी ज़्यादा बढ़ गई। अब जैसे दो पड़ोसियों की जो ज़मीन है उसको सीमा ना क्लियर हो, दोनों का ये ना पता हो कि हाँ भाई मेरा घर कहाँ तक है, तेरा घर कहाँ तक है, तो लड़ाई तो होगी ना। ठीक उसी तरीके से हो रही थी। इससे क्या हो, बॉर्डर इशू क्या है वो बहुत पुराना और बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, वो अभी भी बना हुआ है, अभी भी ये क्या है, क्लियर नहीं हुआ है। द डिस्प्यूट ओवर द लाइन ऑफ द एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा का विवाद। अब देखो LAC वो लाइन है जहाँ दोनों देशों की क्या आर्मी आमने सामने रहती है। LAC क्या पूरी तरह क्लियर नहीं है, कई बार आर्मी फेस टू फेस आ जाती है, ठीक है, और कभी कभी अलग अलग भी रहती है। और देखो अब क्या हुआ, गलवान वैली, डोकलाम, लद्दाख में क्या हुआ, इससे बहुत ज़्यादा टेंशन्स हुई, ठीक है। चाइना बॉर्डर पे क्या हुआ, रोड्स और मिलिट्री बिल्डिंग्स जो चाइना बॉर्डर है ना उस पर क्या रोड्स और मिलिट्री बिल्डिंग्स बन रही है। अब देखो जैसे दो लोग एक ही रास्ते को अपना मानकर खड़े हो जाते हैं ना, LAC पर वही हो रहा था, हमेशा तनाव बना रहता है इसलिए। अब है द 1962 इंडिया चाइना वॉर इज एन इम्पैक्ट, यानी 1962 का भारत चीन का युद्ध का प्रभाव देखेंगे। अब देखो 1962 में क्या हुआ, इंडिया चाइना एक वॉर हुआ जो कि बहुत एक इम्पोर्टेंट घटना थी। इसमें क्या हुआ था, इंडिया को मिलिट्री पॉलिटिकल का नुकसान हुआ। चाइना ने क्या करा, अक्साई चीन पर कंट्रोल कर लिया, ठीक है। दोनों देश के बीच क्या हुआ, ट्रस्ट कम हो गया इससे। इसका असर क्या हुआ, इंडिया ने अपनी आर्मी और बॉर्डर सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया वहाँ पे। आज तक उस वॉर का असर रिश्तों पर जो है वो दिखता है, यानी इनके रिलेशंस पे दिखता है इंडिया और चाइना के। अब जैसे एक बड़ा झगड़ा हो तो दो लोगों के बीच क्या है, हमेशा याद रह जाती है ना, और जो ट्रस्ट होता है वो कम हो जाता है, वही हुआ। 1962 वॉर ने क्या करा, दोनों देशों के रिश्ते जो थे और भी ख़राब कर दिए। अब है स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेशन ऑफ द बॉर्डर डिस्प्यूट, यानी सीमा विवाद का सामरिक महत्व। अब देखो यह विवाद जो था ना वो सिर्फ ज़मीन का नहीं था, बल्कि क्या था, सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ था। इसमें क्या हुआ, हिमालय रीजन भी थे, स्ट्रैटेजिक एरिया था, चाइना की मिलिट्री जो थी वो एक्टिव इंडिया के लिए चिंता थी। जो उनकी, अब देखो जो चाइना की मिलिट्री है वो एक्टिविटी जो थी ना उनकी, मतलब उनका इधर से उधर जाना, वो क्या था, इंडिया के लिए एक चिंता का विषय बन गया था। इंडिया भी बॉर्डर जो था उसका, इंडिया भी अपने बॉर्डर को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा रहा था वहाँ पे, और भी अपनी स्ट्रॉन्ग मजबूती को दिखा रहा था, फोर्स ज़्यादा इकट्ठे कर रहा था वहाँ पे। इससे क्या हुआ, दोनों देशों के बीच का कंपटीशन बढ़ गया। जैसे दो देश या दो लोग इम्पोर्टेंट गेट पर कंट्रोल पाने की कोशिश करते हैं ना, जो कि उसका एंट्री गेट है, ठीक उसी तरीके से हो रहा था वहाँ पे। दोनों मिलिट्री खड़ी थी कि तुम कुछ करो तो हम लड़ाई शुरू करें, उसी तरीके से, ठीक है। यानी इन लोगों को लड़ाई का बहाना चाहिए था एक तरह से, ठीक है। तो हमने देखा ये बहुत पुराना इशू, LAC पर टेंशन रहती है इससे, और 1960 वॉर ने क्या करा, इसे और भी ज़्यादा ख़राब कर दिया। और ये क्या सिर्फ ज़मीन की नहीं है बल्कि सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा एक इशू है। अब हम देखेंगे एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया एंड चाइना रिलेशन, यानी भारत चीन संबंधों में संघर्षों के क्षेत्र, यानी उन एरियाज को देखेंगे जहाँ पे क्या है, लड़ाई ज़्यादा होती है, जो लड़ाई के क्या है, केंद्र हैं।
मिलिट्री टेंशन एट द बॉर्डर, यानी कि सीमा पर सैन्य तनाव। तो देखो, इंडिया और चाइना के बीच के सीमा पर अक्सर तनाव होता रहता है, यानी सबसे बड़ा इंसिडेंट जैसे 2020 में गलवान वैली क्लैश में हुआ, ठीक है। दोनों देशों के जो सोल्जर्स के बीच थी लड़ाई हुई, और इसमें क्या था, जान माल का भी बहुत नुकसान हुआ, ठीक है। इसके बाद देखो, दोनों देशों ने बॉर्डर पर आर्मी बढ़ा दी, बातचीत हुई, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है, पूरी तरीके से सॉल्व नहीं की गई। आज जैसे दो पड़ोसी ज़मीन की लड़ाई कर रहे हैं और दोनों तरफ लोग खड़े हो जाएं, है ना, तो उससे क्या है, वो रहता है कि भाई तुम कुछ गलती करोगे तो हम तुरंत एक्शन ले लेंगे, बस। अब वही हो रहा था, बॉर्डर टेंशन क्या था, सबसे बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट है इसलिए। सेकेंड है हमारा जैसे चाइना एक्सपेंटेशन पॉलिसी, यानी कि चीन की विस्तारवादी नीति। अब देखो, इंडिया को लगता है कि चाइना अपनी पावर बढ़ा रहा है, ठीक है। अब देखो क्या क्या इशू है इससे, साउथ एशिया सी चाइना की एक्टिविटी हो रही है वहाँ पे, ठीक है। हिमालय रीजन में प्रेशर है, बेल्ट एंड रोड इंटरप्ट यानी BRI में, ठीक है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी पाकिस्तान के रास्ते से होकर गुजरता है एक, ये क्या है कि इंडिया की प्रॉब्लम ही है जो वो कॉरिडोर है। अब देखो, जैसे कोई स्टूडेंट क्लास में अपनी लिमिट से ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश करे तो वो बेकार है ना, उसी तरीके से चाइना भी कर रहा था, हर जगह अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश कर रहा था, जिससे इंडिया को क्या प्रॉब्लम हो रही थी। अब है हमारा इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक, यानी कि महामारी का क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो, कोविड-19 के समय दोनों देशों के रिश्ते जो थे वो और भी ज़्यादा ख़राब हो गए। इसमें क्या होता, चाइना पर वायरस को लेकर सवाल उठे, है ना, ये बात हुई थी कि चाइना से ही वो वायरस आया है। इंडिया में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स और ऐप का क्या हुआ, बायकॉट हुआ, उसके बाद कई चाइनीज़ ऐप बैन कर दी गई, ट्रेड और ट्रस्ट क्या हुआ, दोनों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ गया। अब जिससे क्या हुआ, किसी पर भी भरोसा टूट जाए तो लोग उसे दूसरी बार नहीं बना लेते ना, ये थोड़ी बार बार ट्रस्ट करते रहेंगे। तो ठीक उसी तरीके से क्या हुआ, वो जो चीज़ बैन हुई थी, व्यापार जो बंद हुआ, तो वो अभी तक भी बंद ही है। अब हमारा इंडिया ओशन में कंपटीशन, या देखो हिंद महासागर और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा। अब देखो, इंडिया और चाइना दोनों इंडियन ओशन रीजन में क्या है, पावर अपनी बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, चाइना पोर्ट्स और बेस बना रहा है, ठीक है। इंडिया को ये सिक्योरिटी थ्रेट लगता है, ठीक है, उसको अपनी जान के लिए डर लगता है इंडिया को। इंडिया ने क्या करा, ग्रुप बनाया, इंडिया एशिया जापान ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, क्वाड ग्रुप को क्या क्यों बनाएंगे, स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। जैसे दो टीम एक ही मैदान में कंट्रोल पाने की कोशिश करती है ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी हो रहा था इंडिया और चाइना के बीच में। दोनों देशों के बीच क्या हो रहा था, रीजनल रिवेरी बढ़ रही थी, ठीक है। हमने क्या देखा है, बॉर्डर पर लड़ाई और आर्मी टेंशन बढ़ी, चाइना की एक्सपेंशन पॉलिसी आई, कोविड के बाद क्या हुआ, मिसट्रस्ट हुए, और इंडिया ओशन में कंपटीशन जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे भारत चाइना संबंधों में सहयोग के क्षेत्र, ठीक है। फर्स्ट है हमारा ट्रेड एंड इकोनॉमिक करप्शन, यानी व्यापार और आर्थिक सहयोग। अब देखो, इंडिया और चाइना के बीच क्या है, कई समस्या होने के बावजूद भी व्यापार क्या बहुत ज़्यादा होता है था, ठीक है। चाइना इंडिया का क्या है, एक बहुत बड़ा ट्रेंडिंग पार्टनर है। इंडिया चाइना ने क्या करा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इंडस्ट्रीज, गुड्स खरीदना शुरू कर दिया। दोनों देशों के बीच का और ट्रेड लगातार बढ़ रहा था। आप सभी ने देखा होगा चाइना से कितनी चीज़ें आती हैं, है ना, लेकिन चाइना क्या है, बहुत ज़्यादा कमा रहा था इससे, ठीक है। मतलब जो ज़्यादा फायदा था वो किसको हो रहा था, चाइना को हो रहा था। अब है बहुपक्षीय संगठनों का सहयोग, कॉरपोरेशन, मल्टीसोलर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो इससे क्या हुआ, इंडिया और चाइना क्या है, कई इंटरनेशनल ग्रुप्स में साथ में काम करते हैं, ब्रिक्स जैसे G20, SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इससे क्या होता है, दोनों कंट्रीज ग्लोबल इशू पर साथ में काम करते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपिंग कंट्रीज के सपोर्ट में। जैसे एक ग्रुप में अलग अलग स्टूडेंट मिलकर प्रोजेक्ट करते हैं ना, उसी तरीके से इससे क्या होता है, ग्लोबल रिफॉर्म होता है और इंडिया चाइना का जो कोऑपरेशन है वो बढ़ता है।
अब है हमारा कल्चर एंड हिस्टोरिकल टीज, यानी कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध। अब देखो, इंडिया और चाइना के रिश्ते बहुत पुराने हैं, ठीक है। बुद्धिज़्म के ज़रिए कहते हैं दोनों देशों के जो कल्चर थे वो कनेक्टेड रहे हैं एक दूसरे से। स्टूडेंट और जो टूरिस्ट का है उनका एक्सचेंज रहा है, ठीक है। कल्चर प्रोग्राम्स में भी समझ बढ़ती है। अब जैसे दो देशों की जो पुरानी दोस्ती हो तो उससे क्या कल्चर में जुड़ी रहती है ना, उसी तरीके से कल्चर क्या दोनों देशों को जोड़ता है एक दूसरे से। अब है हमारा शांति वार्ता का प्रयास, यानी कि एफर्ट्स टुवर्ड पीस। आप देखो, इंडिया और चाइना हमेशा क्या है बातचीत से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, बॉर्डर इशू पर जो टॉक्स होती हैं, ठीक है, बातें होती हैं, मिलिट्री लेवल मीटिंग्स होती हैं, कम्युनिकेशन चैनल्स हॉटलाइंस बनते हैं, टेंशन क्या होती है, इससे टेंशन को कम करने की कोशिश की जाती है। अब जैसे दो लोगों के बीच झगड़ा होने पर बात और समझौता होता है ना, उसी तरीके से। तो हमने क्या देखा है, स्ट्रॉन्ग ट्रेड और बिजनेस होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में साथ में काम करते हैं, कल्चर कनेक्टेड रहे, और पीस क्या एफर्ट्स लाती है, यानी शांति लाती है, ठीक है। तो ये था इंडिया और चाइना का रिलेशन। अब है हमारा कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष। तो अब देखो, हमने क्या देखा है, इंडिया और चाइना के बीच का सबसे बड़ा सेंसिटिव इशू बॉर्डर है ना, लेक और एशियाई चीन है, और अरुणाचल प्रदेश जैसे एरियाज़ को लेकर दोनों देशों के बीच क्या है लंबे समय से मतभेद है वो चला रहा है। अब गलवान वैली क्या एक क्लैश हुई 2020 की बात, ठीक है, और फिर उसके बाद कोविड-19 आया, दोनों के बीच क्या हुआ, इससे और भी ज़्यादा तनाव बढ़ गया। ट्रेड, बिजनेस, कल्चर, एजुकेशन सब पर क्या है असर दिखा इसका, ठीक है। इंडिया और चाइना के रिश्तों में क्या हुआ, एक तरफ कॉन्फ्लिक्ट रहा और दूसरी तरफ कोऑपरेशन रहा, ठीक है। दोनों के बीच का बैलेंस बनाए रखना दुनिया की स्टेबिलिटी के लिए भी ज़रूरी है। अब है हमारा क्वेश्चन 5, डिस्कस द चैलेंजेस एंड पर्सपेक्टिव ऑफ इन इंडिया फॉरेन पॉलिसी साउथ एशियन नेबरहुड, यानी कि हमें ये बतानी है समस्याएं यानी कि चैलेंजेस, और पर्सपेक्टिव यानी भविष्य की संभावनाएं, ठीक है। प्रोस्पेक्ट्स यानी अपने दक्षिण एशिया पड़ोसियों के साथ भारत की विदेश नीति की चुनौती और संभावनाएं, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि एवल्यूएट द इंडियन रीजन एंड डिप्लोमेसी विद द फ्रेमवर्क ऑफ द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, यानी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत भारत की क्षेत्रीय कूटनीति का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि इंडिया अपने साउथ एशिया नेबरहुड के साथ रिश्ते कैसे संभालती है, उसमें क्या प्रॉब्लम है और क्या फ्यूचर में अच्छे चांसेस हैं, ये बताना है हमें, ठीक है। अब हम अपना सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो, फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है कि कोई देश दूसरे देश के साथ अपने रिश्ते कैसे रखता है, ठीक है, उससे अपने नेशनल इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इंडिया के लिए क्या है, अपना साउथ एशिया पड़ोसी देश क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, म्यांमार, अफ़गानिस्तान, ठीक है। इंडिया के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का मतलब है कि भारत अपने पड़ोसी के साथ पहले अच्छे और मजबूत रिश्ते बनाना चाहता है ताकि क्षेत्र में क्या है शांति और विकास और सहयोग बढ़ सके। अब देखो, जैसे एक घर में बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने छोटे पड़ोसियों के साथ क्या अच्छे संबंध रखे या छोटे भाइयों के साथ अच्छे संबंध रखे, सबकी मदद करे, वैसे क्या इंडिया अपने पड़ोसी देशों के साथ क्या करता है सहयोग बढ़ाना चाहता है, ठीक है। यानी कि साउथ एशिया क्या है भारत की फॉरेन पॉलिसी का क्या है एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जहाँ भारत क्या है कोऑपरेशन और डेवलपमेंट पर फोकस बढ़ाता है अपना, समझे। अब है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, यानी पड़ोसी प्रथम नीति का अर्थ और उद्देश्य है, ठीक है। तो देखो, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है भारत की फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। इसका मतलब होता है कि इंडिया अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे और मजबूत रिश्ते बनाना चाहता है, ट्रेड बढ़ाता है,
कनेक्टिविटी बढ़ाता है, जैसे रोड्स रेल बढ़ाता है, ठीक है। सिक्योरिटी करप्शन बढ़ाता है, कोऑपरेशन बढ़ाता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जैसे एक बड़ा भाई अपने छोटे पड़ोसियों की मदद करता है, छोटे भाइयों की मदद करता है और सबके साथ एक अच्छा रिलेशन रखता है ना, ठीक उसी तरीके से, ठीक है। यानी कि इंडिया अपने नेबरहुड के साथ क्या है, फ्रेंडशिप और डेवलपमेंट चाहता है। नेक्स्ट है जैसे की ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी, यानी कि नीति के प्रमुख उद्देश्य। अब देखो इंडिया क्या अचीव करना चाहता है, यानी कि ठीक है। अब देखो फ्रेंडली रिलेशन बनाना चाहता है, टेररिज्म और बॉर्डर इश्यूज़ को क्या है, रोकना चाहता है, ट्रेड और इकोनॉमिक को बढ़ाना चाहता है, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को और भी ज़्यादा यूज़ करना चाहता है, ठीक है। जैसे क्लास मॉनिटर चाहता है कि पूरी क्लास में क्या शांति रहे और कोऑपरेशन बना रहे। इंडिया क्या चाहता है, इंडिया रीजन में पीस और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा चाहता है कि सिर्फ पीस रहे, ठीक है। अब है हमारा जैसे प्रोस्पेक्ट्स फॉर द इंडियन फॉरेन पॉलिसी विद इन साउथ एशिया नेबरहुड। अब देखो दक्षिण एशियन पड़ोसियों के साथ भारत की विदेश नीति की क्या संभावनाएं हैं भविष्य में, हमें ये बताना है। तो फर्स्ट है हमारा ट्रेड और इकोनॉमिक, ठीक है, यानी कि व्यापार का विकास, ठीक है। अब देखो इंडिया साउथ एशिया क्या क्या है, सबसे बड़ा इकोनॉमिक है, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे बांग्लादेश नेपाल श्रीलंका के साथ क्या ट्रेड बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, जॉब्स और जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ रही है धीरे धीरे। इससे क्या हो रहा है, फ्यूचर भी और भी ज़्यादा क्या है, मजबूत हो रहा है। अब देखो जैसे एक बड़ा शॉप दूसरी शॉप छोटे शॉप से क्या करता है, सामान को एक्सचेंज करता है ना, उसी तरीके से। नेक्स्ट है हमारा कल्चर रिलेशन। अब देखो इंडिया और नेबर्स का क्या पुराना कनेक्शन है, बुद्धिज़्म हिंदुज़्म का कनेक्शन है, टेररिज्म एजुकेशन का एक्सचेंज है, मूवीज़ कल्चर की क्या है, पॉपुलैरिटी है। इससे क्या होता है, जैसे पुराने देश और उनकी फैमिली में भी एक दूसरे को जानते हो तो क्या होता है, बातचीत बनी रहती है ना, उसी तरीके से क्या है अब हमारा रीजनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, यानी कि सुरक्षा और सहयोग। अब देखो साउथ एशिया में क्या है, कई सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है, जैसे टेररिज्म बॉर्डर क्राइम्स है ना, सी में सिक्योरिटी इशूज़, ठीक है। इंडिया क्या करता है, पड़ोसी देशों के साथ मिलकर सिक्योरिटी बढ़ाता है, मिलिट्री के एक्सचेंज करता है, इंटेलिजेंस शेयरिंग करता है, यानी जानकारी को एक दूसरे से शेयर करता है। इससे क्या होता है, अलग अलग जैसे अलग अलग स्कूल मिलकर इलाके में सेफ्टी डिसिप्लिन बनाए रखें, है ना, बच्चों को सेम सिलेबस प्रोवाइड करें, उसी तरीके से। अब इससे क्या होता है, पड़ोसी देशों के साथ सिक्योरिटी बढ़ाता है, मिलिट्री में एक्सचेंज करता है और इन्फॉर्मेशन क्या एक दूसरे को शेयर करता है, जिससे क्या है सारी बातें सबको पता होती हैं। सिक्योरिटी करप्शन में ट्रस्ट और पीस बढ़ता है इससे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब देखो इंडिया अपने पड़ोसी देशों के साथ क्या ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, वो क्या बन रहा है, रोड्स और हाईवे बना रहा है, रेल रिंग्स दे रहा है, पोर्ट शॉपिंग कर रहा है, एयरपोर्ट्स दे रहा है ना। इसी कारण बांग्लादेश और नेपाल के साथ क्या ट्रेड रूट्स बन रहे हैं, भूटान नेपाल में एनर्जी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, म्यांमार में क्या एक्ट ईस्ट पॉलिसी कनेक्शन बन रहा है, ठीक है। इससे क्या होता है, अच्छे रोड्स बनने से एक शहर से दूसरे शहर जाना क्या होता है, आसान हो जाता है। इससे क्या होता है, ट्रेड बढ़ता है, टूरिज्म बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है ना। बेटर कनेक्टिविटी से क्या पूरा रीजन डेवलप होता है। अब हम देखेंगे मेजर चैलेंजेस इंडियंस फॉरेन पॉलिसी, यानी भारत की विदेश नीति की क्या प्रमुख चुनौतियाँ। तो फर्स्ट है हमारा चाइना का इन्फ्लुएंस। अब देखो चाइना साउथ एशिया में क्या है, अपनी पावर बढ़ा रहा है, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, BRI प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट क्या है कर रहा है वो, जैसे श्रीलंका नेपाल पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स कर रहा है ना। इससे क्या है, बहुत नुकसान देखने को मिलता है इंडिया को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट एंड पॉलिटिकल टेंशन। सब देखो इंडिया के कुछ नेबर्स के साथ क्या बॉर्डर प्रॉब्लम है, जैसे नेपाल पाकिस्तान है ना, कश्मीर इशूज़ को लेकर, ठीक है। ये दो पड़ोसियों की तरह हमेशा लड़ते रहते हैं, बॉर्डर इशू क्या है, ट्रस्ट को कम कर देते हैं। अब है हमारा स्ट्रेंथ रिलेशन विद पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंध। अब देखो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, टेररिज्म कश्मीर इश्यूज़ ट्रेड ऑलमोस्ट क्या है बंद है, जैसे दो लोग बहुत पुराने झगड़े में और वो बात भी ना करें, ठीक उसी तरीके से।
इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बात नहीं करती है। इससे क्या उनका ट्रेड ऑलमोस्ट बंद हो गया। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस, यानी आर्थिक और विकास की संबंधित चुनौती। अब देखो, गरीबी का भी सामना करना पड़ता है, बेरोजगारी, जहाँ पे रोजगारी नहीं है, काम करने का कुछ भी नहीं है, स्थिरता ही नहीं है, वहाँ पे क्या है, समस्या बनी रहती है। और वहाँ पे विकास क्या है, असंभव सा हो जाता है। इससे क्या होती है, असमानता आ जाती है लोगों के बीच में, है ना। अब हम देखेंगे पड़ोसी प्रथम नीति का मूल्यांकन, यानी एवल्यूशन ऑफ द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो देखो, अचीवमेंट ऑफ द पॉलिसी, इंडिया ने क्या करा, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के साथ रिलेशन को क्या है, इम्प्रूव किया। कोविड में क्या है, वैक्सीन दी, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किए, ठीक है। इससे क्या हुआ, दोनों के बीच रिश्ता बना रहा, है ना। आज जैसे कोई स्टूडेंट अपनी क्लास में हेल्प करे, अच्छा इमेज बनाता है ना, ठीक उसी तरीके से क्या था, इंडिया ने भी सबकी हेल्प की थी और अच्छी इमेज को क्रिएट किया था। इसकी लिमिटेशंस देखेंगे अब हम। तो देखो, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे चाइना का बढ़ता इन्फ्लुएंस, पाकिस्तान से इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, कुछ प्रोजेक्ट थे जो डिले ही रह गए। अब जैसे मेहनत करने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स रह जाती है ना, ठीक उसी तरीके से हो रहा था। पॉलिसी क्या थी, पूरी तरह से परफेक्ट नहीं रही थी। अब है हमारा कंक्लूजन। आप देखो, सिंपल सी बात है, हमने देखा नेबरहुड क्या, फर्स्ट पॉलिसी का मतलब पड़ोसी के साथ फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन, ठीक है। ट्रेड और डेवलपमेंट बढ़ाना, सिक्योरिटी और पीस का बनाए रखना, है ना। इससे क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स भी आई, जैसे चाइना का इन्फ्लुएंस, पाकिस्तान टेंशन, बॉर्डर की इश्यूज़, है ना। इंडिया अपने पड़ोसियों के साथ क्या है, अच्छे रिश्ता चाहता है, लेकिन कुछ चैलेंजेस अभी भी हैं जो बने हुए हैं, जो उनको अच्छे से रिलेशन को बनाने नहीं देते हैं, ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन 6, तो व्हाट आर द वेरियस फैक्टर ऑफ द डिटरमाइन द फॉरेन पॉलिसी एंड द कंटेम्पररी इंडिया, यानी कि समकालीन भारत में विदेश नीति को निर्धारित करने वाले विभिन्न कारक क्या हैं। डिस्क्राइब द फंडामेंटल डिटरमिनाइंस ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी, यानी कि भारतीय विदेश नीति के आधारभूत निर्धारकों का वर्णन कीजिए। यानी कि हमें ये बताना है कि जो हमारी इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बनाने में कौन कौन से फैक्टर डिसाइड करते हैं, यानी भारत दूसरे देशों के साथ रिलेशन कैसे बनाता है, इसके पीछे कौन कौन सी चीज़ें हैं, काम करती हैं। और ये भी बताने की इंडियन फॉरेन पॉलिसी की किन किन चीज़ों से बनती है और क्यों बनती है। तो देखो, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो देखो, इंडियन फॉरेन पॉलिसी का मतलब है कि कोई देश दूसरे देश के साथ अपने रिलेशन कैसे रखता है, ठीक है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी समय के साथ क्या है, बदलती रही, क्योंकि दुनिया भी बदल रही है। इंडिया अपने रिलेशन बनाते समय क्या है, कई चीज़ देखती है, जैसे जगह कैसी है, इकोनॉमिक कैसी है, यानी पैसा कैसे, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा कैसी मिल रही है, हिस्ट्री कैसी है वहाँ की, और पॉलिटिक्स कैसी है। जैसे कोई स्टूडेंट दोस्त बनाते समय देखता है ना कि कौन अच्छा है, कौन मदद करेगा, वैसे इंडिया भी देश के साथ रिलेशन सोच समझ कर बनाता है। यानी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, कई इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अब हम देखेंगे भौगोलिक कारक, ठीक है, यानी कि जगह का क्या असर पड़ता है। तो देखो, इंडिया साउथ एशिया में है, ठीक है। कई देशों की जो बॉर्डर है वो शेयर होते हैं, जैसे इंडिया ओशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे घर की लोकेशन डिसाइड करती है कि पड़ोसी कौन होंगे, कैसा एरिया है ना, सोसाइटी कैसी है, क्या वहाँ पे लड़ाई वगैरह होते हैं, क्या वहाँ पे सब कुछ बेकार है, एरिया मतलब बहुत मैटर करता है ना, ठीक उसी तरीके से जगह मैटर करती है। ज्योग्राफी क्या है, फॉरेन पॉलिसी को एक बहुत प्रभावित करती है। अब है हिस्टोरिकल फैक्टर, यानी ऐतिहासिक। अब देखो, ब्रिटिश रूल, फ्रीडम स्ट्रगल ने इंडिया की सोच क्या बनाई है, इंडिया ने पीस और नॉन एलिगमेंट चुना है। जैसे किसी का पास्ट एक्सपीरियंस उसके फ्यूचर डिसाइड नहीं करता ना, उसी तरीके से, ठीक है। हिस्ट्री ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को क्या शेप दी है। नेक्स्ट है हमारा जैसे सिक्योरिटी फैक्टर्स, ठीक है, यानी सुरक्षा के। तो देखो, इंडिया को पाकिस्तान और चाइना से सिक्योरिटी इश्यूज़ है, ठीक है। टेररिज्म, बॉर्डर डिस्प्यूट बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे घर की सिक्योरिटी क्या स्ट्रॉन्ग होनी ज़रूरी है ना, उसी तरीके से
इंडिया की भी सिक्योरिटी होनी ज़रूरी है क्योंकि उनको उससे डर है। सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी का क्या एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अब है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर यानी कि आर्थिक कारक। तो देखो, इंडिया ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहता है, ठीक है। फॉरेन कंपनीज और टेक्नोलॉजी ज़रूरी है। जैसे बिजनेस में प्रॉफिट और ग्रोथ देखा जाता है ना, ठीक उसी तरीके से इकोनॉमिक फॉरेन रिलेशनशिप को क्या करती है, डिसाइड करती है। इन्वेस्टमेंट और फॉरेन कंपनीज टेक्नोलॉजी में ये सब कुछ डिसाइड होता है रिलेशन में, ठीक है। अब है हमारा राजनीतिक और वैचारिक कारक। अब देखो, इंडिया डेमोक्रेसी को क्या सपोर्ट करती है, पीस और ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करती है। जैसे कोई स्टूडेंट अच्छे वैल्यूज़ वाले लोगों से जुड़ता है ना, इंडिया की क्या है आइडियोलॉजी फॉरेन पॉलिसी को शेप देती है इसलिए। अब है जैसे हमारा ग्लोबल फैक्टर। अब देखो, दुनिया अब क्या मल्टीपोलर हो रही है, ठीक है। और यूएस से चाइना रशिया अब क्या है इम्पोर्टेंट है। जैसे क्लास में का लीडर हो तो सिर्फ एक नहीं होता ना, अब बहुत सारे लीडर्स होते हैं और सब लोग क्या है इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि हर कोई क्या है टीचर से कनेक्ट होता है। ग्लोबल चेंज क्या है फॉरेन पॉलिसी को बदलते हैं इसलिए। अब है हमारा जैसे कल्चर एंड सिविलाइजेशन फैक्टर यानी संस्कृति और सभ्यता का कारक। अब देखो, इंडिया की कल्चर क्या है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। योगा बुद्धिज़्म इंडिया वर्ल्ड वाइड है ना। जैसे किसी रेपुटेशन उसे दूसरे से जोड़ती है ना, किसी की रेपुटेशन है वो दूसरे से जोड़ते हैं, ठीक उसी तरीके से क्या है इंडिया भी क्या है बहुत ज़्यादा कल्चर पर डिपेंड करता है और इंडिया का जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब है हमारा कंक्लूजन। तो देखो, इंडियन की फॉरेन पॉलिसी क्या है इन चीज़ों से बनती है, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिक्योरिटी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, ग्लोबल सिचुएशन और कल्चर, ठीक है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के कई फैक्टर्स के कंबाइंड रिजल्ट है जो समय के साथ दुनिया के साथ बदलती रहती है, ये स्थिर नहीं है। अब है हमारा क्वेश्चन 7th। हाउ हैव ग्लोबलाइजेशन एंड द चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ द ग्लोबल पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस इंडियन फॉरेन पॉलिसी। यानी कि 21वीं सदी में भारत की विदेश नीति की प्रमुख चुनौती की विवेचना करनी है हमें, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछा जा सकता कि वैश्वीकरण और बदलती हुई राजनीति में भारत की नीति को किस प्रकार प्रभावित किया है, एंड डिस्कस द मेजर चेंजेस फेसिंग इन द फॉरेन पॉलिसी इन द 21st सेंचुरी। यानी कि हमको ये बताना है कि ग्लोबलाइजेशन और दुनिया की बदलती हुई राजनीति यानी ग्लोबल पॉलिटिक्स ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को कैसे बदल दिया है, ठीक है। जैसे आज की दुनिया क्या तेज़ी से बदल रही है ना, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, पॉलिटिकल कैसा बदल रहा है, इसका असर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर क्या पड़ रहा है ये बताना है, ठीक है। तब हम देखेंगे अपना इंट्रोडक्शन आंसर का। तो देखो, जो फॉरेन पॉलिसी का मतलब है वो कोई देश एक दूसरे के साथ अपना रिलेशन को कैसे रखते हैं, ठीक है। इन 21st सेंचुरी में क्या था, ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबल पॉलिटिक्स बदलने से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी बदल गई, ठीक है। अब इंडिया में क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस करता है, सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और ग्लोबल रिलेशन बढ़ाता है। इससे क्या होता है, जैसे कोई स्टूडेंट पहले सिर्फ स्कूल तक सीमित था, लेकिन अब क्या ऑनलाइन लर्निंग से दुनिया क्या दुनिया भर से या कहीं से भी वो कुछ भी सर्च करके तुरंत देख सकता है, ठीक है। अब है जैसे मेजर चेंजेस इन फेसिंग द इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन 21st सेंचुरी, यानी कि 21वीं सदी में भारत की विदेश नीति की प्रमुख चुनौती है, यानी कि चाइना ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, बॉर्डर डिस्प्यूट यानी चीन का बढ़ता प्रभाव और सीमा विवाद। अब देखो, चाइना क्या था बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा था, चाइना और इंडिया बॉर्डर टेंशन बढ़ता जा रहा था, ठीक है। गलवान में भी अब जैसे दो पड़ोसी घरों के बीच में झगड़ा होता ना, उसी तरीके से इनका हो रहा था। चाइना इंडिया के बीच कहते हैं ये एक बड़ा चैलेंज था। अब जैसे पाकिस्तान एंड टेररिज्म। अब देखो, पाकिस्तान ने क्या करा,
टेररिज्म, कश्मीर इशू, प्रॉब्लम, टेंशन हमेशा बनी रहती है ना, कश्मीर इशू को लेकर, बॉर्डर इश्यूज़ को लेकर, और वह अटैक न कर दे इसलिए। इससे पुराना झगड़ा जो है वो बार बार बढ़ जाता है, यानी कि टेररिज्म फॉरेन पॉलिसी को क्या है, मुश्किल बनाता है। अब है एनर्जी सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक चैलेंज। अब देखो, इंडिया को ऑयल गैस बाहर से लेना पड़ता है, ग्लोबल इकोनॉमी का क्या असर इंडिया पर भी पड़ता है, इसलिए जैसे घर का खर्च बाहर बाहर से आने वाले पैसे पर डिपेंड होता है ना, ठीक उसी तरीके से एनर्जी सिक्योरिटी एक क्या चैलेंज है। इंडिया ओशन रिवरी यानी हिंद महासागर और क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा। आप देखो, चाइना और अदर पावर्स इंडिया में ओशन में कंपटीशन कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया को अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, जैसे एक प्लेग्राउंड में कई टीम्स कंप्लीट कर रही हैं, ठीक है, यानी कि रीजन क्या है, कंपटीशन बढ़ रहा है इन लोगों का। अब हमारे जैसे न्यू ग्लोबल इश्यूज। अब देखो, क्लाइमेट चेंज, कोविड-19, साइबर सिक्योरिटी जैसे कई क्या नई प्रॉब्लम है जो पहले से भी थी, और मतलब कुछ नई प्रॉब्लम्स है और कुछ पुरानी है जो पहले से ही थी। जैसे क्लाइमेट चेंज तो देखो हमेशा रहता है ना, बट अब क्या है, कोविड-19 आया, फिर क्लाइमेट चेंज आया जो कि अब है, और ये क्या है, बदलता रहता है ये भी टाइम के साथ। अब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन फॉरेन पॉलिसी, यानी वैश्वीकरण का भारत की विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो, सबसे पहले तो ट्रेड एंड इकोनॉमिक बढ़ी, ठीक है। इंडिया ने क्या करा, ग्लोबल ट्रेड बढ़ाया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, जैसे दुकान पूरे देश में सामान बेचने लगी, उसी तरीके से कोई जैसे दुकान है, कोई बिजनेस मैन है ना। इकोनॉमी क्या हुई, फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा हिस्सा बन गई थी इसलिए। द एवोल्यूशन ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल डिप्लोमेसी ग्लोबलाइजेशन, यानी कि तकनीकी और डिजिटल कूटनीति का विकास। अब देखो, आईटी सेक्टर क्या स्ट्रॉन्ग हुआ, ऑनलाइन डिप्लोमेसी बढ़ी, जैसे व्हाट्सअप से दुनिया को ही इंस्टेंटली बात करने लगी। तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी ने क्या करा, फॉरेन पॉलिसी को मॉडर्न बना दिया। अब एन इन एक्ट इन रोल इन मल्टीकुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बहुपक्षीय संगठनों में सक्रिय भूमिका। आप देखो, इंडिया यूएनए G20 ब्रिक्स में क्या हुआ, एक्टिव है। ग्लोबल डिसीजन क्या, ग्लोबल डिसीजन का एक हिस्सा है, जैसा क्लास मॉनिटर ग्रुप डिसीजन में शामिल होता है, ठीक उसी तरीके से इंडिया के ग्लोबल लेवल पर भी स्ट्रॉन्ग है। अभी जैसे द रोल ऑफ इंडियन डिसअफेयर, यानी प्रवासी भारतीयों की भूमिका। आप देखो, विदेशों में जैसे इंडियंस रहते हैं, वो पढ़ने जाते हैं या टूरिस्ट होते हैं, घूमने जाते हैं ऐसी, तो वो इंडिया की इमेज जो है वो इम्प्रूव करते हैं। जैसे बाहर रहने वाले लोग क्या अपने देश का नाम रोशन करते हैं ना, ठीक उसी तरीके से। अब है हमारा सॉफ्ट पावर। अब देखो, योगा, बॉलीवुड, आयुर्वेदा वर्ल्ड फेमस है ना। इंडिया की क्या इमेज इससे स्ट्रॉन्ग हो रही है, जैसे कोई अपनी पर्सनैलिटी से सबको अट्रैक्ट करता है, इंडिया भी अट्रैक्ट करता है लोगों को अपनी तरफ। द इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स, यानी बदलती विश्व राजनीति का प्रभाव। अब देखो, अब दुनिया में क्या है, सिर्फ यूएस से नहीं है, बल्कि क्या चाइना है, रशिया है, इंडिया भी पावरफुल है, ठीक है। जैसे क्लास में सिर्फ एक लीडर ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, बल्कि और भी स्टूडेंट क्या है, टीचर्स की नज़रों में इम्पोर्टेंट होते हैं, और सब लोग इक्वल होती हैं। वो तो कहने के लिए किसी को मॉनिटर, किसी को कुछ बना दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा जैसे यूएसए एंड रशिया दोनों में रिलेशनशिप का क्या है। अब देखो, इंडिया यूएसए ट्रेड में टैग होता है, रशिया से डिफेंस करप्शन आता है, यानी जैसे एक स्टूडेंट दो अलग टीचर से सीख रहा है ना, उसी तरीके से यानी इंडिया क्या है, बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी को अपनाता है। तो हम ये बोल सकते हैं ना, ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड पॉलिटिक्स ने क्या किया, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को मॉडर्न बनाया, इकोनॉमिक बनाया और बैलेंस बनाया और ग्लोबल बनाया है, ठीक है। यानी इंडिया एक क्या है, इमर्जिंग ग्लोबल पावर है जो दुनिया के बदलावों के साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी को क्या एडजस्ट कर रहा है।
अब है हमारा क्वेश्चन 9th, ठीक है। क्रिटिकली एग्जामिन द इंडियन ग्रोइंग इन्फ्लुएंस विद द पर्टिकुलर रेफरेंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड विद द फ्रेमवर्क ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ट्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विशेष में संदर्भ में भारत के बढ़ते हुए प्रभावों की आलोचनात्मक प्रशिक्षण देना है, ठीक है। यानी कि इंडिया का WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल है, इंडिया का ग्लोबल ट्रेड में क्या इन्फ्लुएंस है, ये बताना है। डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ इंडियन ग्लोबल ट्रेड, करेंटली आउटलाइन वेरियस आउटलेट एंड पाथ ऑफ दिस ट्रेड, यानी भारत के वैश्विक व्यापार को बताइए, क्या साथ में ही व्यापार के रास्ते में उत्पन्न बाधाओं का वर्णन कीजिए। यानी कि इंडिया ग्लोबल ट्रेड के रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये बताना है। तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन है। तो देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो ग्लोबल ट्रेड को क्या करता है, आसान, फेयर और रूल बेस्ड बनाता है, ठीक है। इंडिया का इंपॉर्टेंट मेंबर है ये। ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या इंडिया का ट्रेड बहुत बड़ा है। इंडिया आपका वर्ल्ड ट्रेड एक इमर्जिंग पावर बन चुका है। जैसे पहले एक दुकान सिर्फ लोकल कस्टमर को सामान बेचती थी ना, लेकिन अब क्या है, ऑनलाइन ग्लोबल मार्केट में बेच रही है। जैसे WTO और ग्लोबल ट्रेड ने क्या है, इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। अब हम देखेंगे WTO ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया रोल, ठीक है, पोजीशन देखेंगे, ठीक है, भारत में। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव ऑफ द WTO। तो देखो, इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज़ की आवाज़ है, फेयर ट्रेड इक्वालिटी की डिमांड करती है, ठीक है। जैसे क्लास में कुछ वीक स्टूडेंट के लिए कोई स्टूडेंट स्टैंड लेता है, ठीक उसी तरीके से, ठीक है। मतलब ग्लोबल ट्रेड क्या है, रूल्स में फेयरनेस चाहता है। नेक्स्ट है जैसे हमारा इंडियन ग्रोइंग रोल इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन में भारत की बढ़ती भूमिका। तो अब देखो, इंडिया के लिए क्या है, बहुत लोग फार्मिंग पर डिपेंड है। इंडियन जो लोग हैं वो किसानों के लिए क्या सब्सिडी सपोर्ट करते हैं। इंडियन जो गवर्नमेंट है, जो प्रशासन है, ठीक है, डेवलप कंट्रीज क्या है, ज़्यादा सब्सिडी देती है, जिससे क्या है, कंपटीशन अनफेयर होता है। जैसे एक स्टूडेंट को एक्स्ट्रा हेल्प मिले और दूसरे को नहीं, तो ये अनफेयर है ना। इंडिया फार्मर के राइट्स प्रोटेक्ट करता है। इशू इन एग्रीकल्चर, अब देखो जो एग्रीकल्चर में इशूज़ होते हैं, है ना, उनके लिए जैसे कुछ नुकसान हो गया उसके लिए सब्सिडी देना किसानों को। इंडिया रोल इन द सर्विस सेक्टर, अब देखो इंडिया का क्या है, IT सेक्टर की मदद लेते हैं बाहर के देशों से, ठीक है, और फिर वहाँ से टेक्नोलॉजीज आती हैं, मशीन्स आती हैं, वहाँ का जो विचार है वो लेके आते हैं और उसके बाद यहाँ पे इम्प्लीमेंट की जाती है चीज़ें। ठीक है, मतलब इंडिया की जो IT सर्विस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सर्विस सेक्टर क्या इंडिया की स्ट्रेंथ है एक तरह से। अब नेक्स्ट हमारा भारत का वैश्विक व्यापार की स्थिति, यानी द स्टेटस ऑफ इंडियन ग्लोबल ट्रेड। तो देखो, इंडिया सिग्निफिकेशन इन ग्लोबल ट्रेड, यानी जो भारत है ना वो एक व्यापारिक देशों में से एक बन चुका है, ठीक है। भारत क्या है, वस्त्र, पेट्रोलियम, इस्पात, ये सब कुछ क्या है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रेड एंड इकोनॉमी, यानी आर्थिक विकास में व्यापार का योगदान। अब देखो, इसका मतलब है इंटरनेशनल ट्रेड, यानी दूसरे देश से ट्रेड इंडियन की इकोनॉमी को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब देखो, जब इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है तो फॉरेन करेंसी मिलती है, इंडस्ट्रीज और सर्विस के सेक्टर ग्रो करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी आती है, यानी लोगों को जॉब्स मिलती हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड में रिकॉग्निट मिलता है, ठीक है। इससे ओवरऑल इंडिया की क्या इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, FTA मुफ्त विचार, मतलब हमने ऊपर भी देखा था, इसका मतलब होता है कि इंडिया ने
कुछ कंट्रीज़ के साथ क्या एग्रीमेंट किया है जिससे ट्रेड क्या है ईजी हो जाता है। इंडिया ने क्या करा, एशियन, जापान, यूएई जैसे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड एग्रीमेंट किया। इससे क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर टैक्स ट्रैफिक जो है वो कम हो जाता है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट क्या है बढ़ जाता है। ग्लोबल इंडिया का जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो स्ट्रॉन्ग बनता जाता है इससे धीरे धीरे। एग्रीमेंट से क्या इंडिया की इकोनॉमिक को बूस्ट मिलता है एक तरह से। अब हमारा व्यापार के रास्ते में उत्पन्न बाधाएं। प्रेसिटोनमिन यानी कि संरक्षणवाद और व्यापारिक प्रतिबंध। अब देखो कुछ कंट्रीज़ जो है वो अपनी इंडस्ट्रीज़ बचाने के लिए क्या करते हैं, इंपोर्ट पर ज़्यादा टैक्स लगाती है, यानी कि इंडियन गुड्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं अब्रोड में, ठीक है। एक्सपोर्ट करना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है, इससे ज़्यादा होता है ट्रेड स्लो हो जाता है। टेक्निकल एंड क्वालिटी रिलेटेड बैरियर्स। अब देखो इंटरनेशनल मार्केट में स्ट्रिक्ट क्वालिटी के रूल्स होते हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स कभी कभी क्या होते हैं स्टैंडर्ड मैच नहीं कर पाता है। सर्टिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है कॉम्प्लेक्स हो जाता है। स्मॉल कंपनीज जो होते हैं उसको प्रॉब्लम्स आती हैं, इससे क्या एक्सपोर्ट डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि जा ही नहीं पाता फिर जब कुछ कमियाँ लगेंगी ना। अब है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, यानी कि देखो इंडिया में ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटीज़ क्या है, वीक है। पोर्ट्स और रोड्स क्या प्रॉपर नहीं है, ट्रांसपोर्ट कॉस्टली हो जाता है, गुड्स लेट क्या डिलीवर हो जाए, इससे क्या ट्रेड स्लो और एक्सपेंसिव हो जाता है। ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। अब देखो दुनिया में वॉर, क्राइसिस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का इफ़ेक्ट क्या है ट्रेड पर पड़ता है। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर जैसे इश्यूज ट्रेड्स को क्या करते हैं डिस्टर्ब करते हैं। ऑयल प्राइसेस क्या होते हैं बढ़ जाते हैं, करेंसी रेट क्या है चेंज हो जाता है, इससे क्या है इंपोर्ट जो है एक्सपोर्ट अनस्टेबल हो जाता है। अब क्रिटिकल एग्जामिन ऑफ द इंडियाज रोल, यानी कि भारत की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे। अब हम पॉजिटिव अचीवमेंट, यानी कि इंडियन डेवलपमेंट कंट्रीज़ का क्या सपोर्ट करता है, आईटी, फेरा, सर्विस सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, फूड स्टोरेज, फार्मर का इशू क्या है जानता है, ग्लोबल ट्रेड में इंडिया की पोजीशन क्या है स्ट्रॉन्ग रही है। लिमिटेशन देखेंगे अब हम इसके, तो देखो ट्रेड क्या है डिफ़िकल्ट है, इंपोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट कम है, इसलिए इंपोर्ट क्या डिपेंडेंसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स हैं, चाइना और अदर कंट्री से क्या है कंपटीशन है, WTO रूल्स सब टाइम इंडिया के फेवर में नहीं होते हैं रूल्स ना, तो कभी कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए यानी कि हम अपने कंक्लूजन में बोल सकते हैं कि इंडिया का WTO और ग्लोबल ट्रेड में रोल क्या है इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। इंडिया के डेवलपिंग कंट्रीज़ के राइट प्रोटेक्ट करते हैं, ग्लोबल ट्रेड को बैलेंस करने की कोशिश करता है, इससे क्या होता है इकोनॉमी क्या स्ट्रॉन्ग हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ रही है इससे ना। टेक्नोलॉजी इशू, इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, फिर भी इंडिया क्या है ग्रेजुअली एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल ट्रेड पावर बन गया है। अब है हमारा क्वेश्चन 10th। तो देखो 10th क्वेश्चन जो है हमारा वो शॉर्ट नोट्स हैं कुछ जिनको हम जानेंगे। तो देखो G20 हमें पता है, हमने ऊपर देखा जलवायु परिवर्तन भी हमें पता, भारत की परमाणु और आर्थिक नीति आप लोग ये एज अ होमवर्क में करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको आतंकवाद बताती हूँ क्या होता है। ये शॉर्ट नोट आपके एग्ज़ाम में 100% आपको देखने को मिल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन यानी जो आपके एग्ज़ाम में 10th क्वेश्चन होगा वो शॉर्ट नोट्स का ही आता है, ठीक है। ठीक है, अब देखो टेररिज्म का मतलब क्या होता है, वायलेंस या डर का यूज़ करके अपने पॉलिटिक्स या रिलीजन या आइडियोलॉजिक गोल को अचीव करना, ठीक है। यानी कि टेररिस्ट क्या होते हैं वायलेंस करते हैं, लोगों को डराते हैं, गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्स को टारगेट करते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं, ठीक है, बम का ब्लास्ट करते हैं, टेररिस्ट अटैक तो सिविलियंस पर करते हैं यानी आम लोगों पर, ठीक है। आज के टाइम में क्या टेररिज्म ऑर्गेनाइज्ड हो गया है, ठीक है। सोशल मीडिया यूज़ करता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और फिर प्लान करके लोगों पर अटैक करते हैं। तो इसके कॉजेज़ और इम्पैक्ट क्या होते हैं, तो देखो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है इससे, है ना, और रिलीजियस एक्सट्रीमसी हो जाती है, सोशल इनइक्वालिटी हो जाती है, फॉरेन सपोर्ट कभी कभी मिलता है और कभी कभी नहीं मिलता। तो देखो इसके नुकसान भी होते हैं। टेररिज्म से क्या होता है बहुत लोगों की डेथ हो जाती है, इंजरी हो जाती है, प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, इकोनॉमिक वीक हो जाती है, सोसाइटी में फियर और टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
मेजर आ कंप्लीट टेररिज्म। अब देखो टेररिज्म को रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो देखो इंटरनेशनल कॉपरेशन यानी कंट्रीज़ को मिलकर क्या काम करना चाहिए। इंडिया यूएनए में टेररिज्म के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेता है। स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए, पुलिस और आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, बॉर्डर सिक्योरिटी होनी चाहिए, प्लस साइबर सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। बॉर्डर पे क्या स्ट्रिक्ट चेकिंग होनी चाहिए और इंटरनेट और सोशल मीडिया पर भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अवेयरनेस फैली होनी चाहिए, ठीक है, यूथ को पता होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट काम करना चाहिए। सोशल डेवलपमेंट में क्या है, टेररिज्म काम करते हैं, ठीक है। सेकंड है हमारा जैसे कि ये माइग्रेशन एंड द रिफ्यूज क्राइसिस यानी प्रवासन और शरणार्थी संकट। इसका मतलब है देखो लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं जॉब के लिए, जैसे कोई पढ़ने के लिए जाता है, कोई बेटर लाइफ के लिए जाता है, ठीक है। रिफ्यूज का मतलब है कि ऐसे लोग जो मजबूरी में अपना देश छोड़ देते हैं, जैसे जंग की वजह से, लड़ाई की वजह से, वायलेंस की वजह से, जैसे कुछ नेचर डिज़ास्टर हो गया उसकी वजह से, ठीक है, या जुर्म की वजह से, ठीक है। यानी कि चॉइस से मूव करना क्या होता है, माइग्रेशन होता है। रिफ्यूज़ का मतलब होता है मजबूरी से मूव करना, ठीक है। आप देखो इसकी कॉजेज़ क्या होता है, वॉर और सिविक कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, रिलीजियस के ऊपर बात आ जाती है, गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, क्लाइमेट चेंज हो जाते हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज होगा ना, हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो नेचर डिज़ास्टर, फूड फ्लड, अर्थक्वेक है ना, फूड की कितनी दिक्कत हो जाती है ऐसे टाइम पे। जैसे जब कंट्री में वॉर होता है तो क्या होता है, लोग दूसरी जगह पे चले जाते हैं। अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या पता है, नेगेटिव इम्पैक्ट जैसे कि होस्ट कंट्रीज़ पर पॉपुलेशन प्रेशर, जॉब्स, हाउसिंग, हॉस्पिटलिटी पर बर्डन पड़ जाता है। कभी कभी क्या होता है कल्चर टेंशन में बढ़ जाती है। पॉजिटिविटी इफेक्ट ये है कि माइग्रेंट वर्कर क्या होता है इकोनॉमिक में हेल्प भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या होती है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जिसका गोल है साउथ ईस्ट एशिया कंट्री यानी एशियन कंट्रीज के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना। ये क्या है, लुक ईस्ट पॉलिसी है, यानी कि लुक ईस्ट पॉलिसी का एडवांस वर्जन है। इंडिया ईस्ट एशिया के साथ क्या है, ट्रेड, सिक्योरिटी और कल्चर क्या स्ट्रॉन्ग करता है ना, इसलिए। ऑब्जेक्टिविटी, अब देखो मेन गोल है इनका कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना, जैसे रोड को, ट्रांसपोर्ट को, चाइना की इन्फ्लुएंस को बैलेंस करना, ठीक है, कल्चर लिंक्स स्ट्रॉन्ग करना, मल्टी टाइम सिक्योरिटी इम्प्रूव करना। इंडिया एशियन कंट्रीज़ के साथ क्या है, ट्रेड बढ़ा रहा है, इसलिए इंडिया बाय बंगाल रीजन में स्ट्रॉन्ग प्रेशर बना रहा है। अचीवमेंट क्या है इसकी, अब देखो एशियन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड बढ़ता है, ठीक है। इंडिया जैसे म्यांमार, थाईलैंड हाईवे प्रोजेक्ट चल रहा है, इंडिया पैसिफिक क्वाड में एक स्ट्रॉन्ग प्ले रोल कर रहा है ना। मतलब कि क्या है, इंडिया एक स्टेबिलिटी और एक स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा है साउथ के साथ मतलब साउथ ईस्ट के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करके। इसमें कुछ कुछ चैलेंज भी आते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, प्रोजेक्ट डील हो जाते हैं, चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। और हम इसके कंक्लूजन में बोल सकते हैं कि टेररिज्म दुनिया के लिए क्या डेंजर है, मिग्रेंट रिफ्यूज़ है, और क्राइसिस क्या ह्यूमन प्रॉब्लम है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, इंडिया को स्ट्रॉन्ग फॉरेन स्ट्रेटजी देती है। इन सब का इफेक्ट क्या है, ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर पड़ रहा है, ठीक है। तो हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज़ वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा, जब भी आप लोगों को क्लियरली समझ आएगा कि क्या है पूरे लेसन में, ठीक है। हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लिया, आपका सिलेबस 100% कवर हो गया इससे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू।